वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग AHN का यूनिट 1 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का पार्ट 1, जिसमें हम अपनी स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। 150 स्लाइड्स को हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम कंप्लीट 300 स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस सेशंस लर्नर्स विल बी एबल टू रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डिस्कस द कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, discuss the diagnostic, medical and surgical management of the below mentioned disorders, apply nursing process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provides to the clients with GIT disorders. डेवलप अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द GI। सबसे पहले देखते हैं माउथ और एसोफेगस के डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारी GI जो है माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है, एक ट्यूब है। तो सबसे पहले माउथ आता है, माउथ एंड एसोफेगस के कुछ डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टोमाटाइटिस, ओरल कैंसर जिसको हम ट्यूमर भी कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिसऑर्डर, हाइटल हर्निया, अक्लेशिया, डायवर्टिक्यूला एंड एसोफेजियल कैंसर ट्यूमर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, जिसमें आ जाता है गैस्ट्राइटिस, अल्सर डिजीज एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। फिर आ जाते हैं हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन, इरेबल बॉल सिंड्रोम, हर्नियाज, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरॉइड्स, colorectal cancer, appendicitis, peritonitis, ulcerative colitis, Crohn's disease, anorectal abscess, anal fissure and anal fistula। तो सबसे पहले हम उसके बाद हम देखेंगे कि अल्ट्रेशन एंड हेपेटोबिलियरी सिस्टम, पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट एब्सिस, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, हेपेटिक एब्सिस, कैंसर ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस एंड कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर। अब हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हमने GI ट्रैक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ओवरव्यू करना है। GI ट्रैक इज 23 to 26 फुट लॉन्ग, 7 मीटर to 7.9 मीटर, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन एंड रेक्टम टू द टर्मिनल स्ट्रक्चर एनस। GI ट्रैक जो है, अगर हम इसको फीट्स में बात करें तो 26 to 23 फीट्स लॉन्ग होती है। मीटर्स में देखें तो 7 मीटर और 7.9 मीटर तक ट्यूब एक्सटेंड होती है, जिसमें हमारे पास माउथ आ जाता है, एसोफेगस आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और रेक्टम आ जाता है और हमारी बॉडी के टर्मिनल स्ट्रक्चर यानी कि एनस पर एक्सटेंड करती है। द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो 2 हिस्सों में सेपरेट हुए हैं। फर्स्ट पे आ जाता है द एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड पे आ जाता है द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि अपने अपने फंक्शन प्ले करता है, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इट्स ऑर्गन इंक्लूड द फॉलोइंग। एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। इसमें जो ऑर्गन शामिल हैं, सबसे पहले आ जाता है माउथ, अ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन कैविटी। माउथ क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन उस पर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन है और एक कैविटी है, जिसमें हमारे पास लिप्स आ जाता है। लिप्स से हमारी एंटीरियर ओपनिंग होती है, चीक्स प्रेजेंट होते हैं, पैलेट होती है हमारे माउथ के अंदर, हार्ड पैलेट होती है जो कि एंटीरियर रूफ को कवर करती है, सॉफ्ट पैलेट होती है जो कि पोस्टीरियर रूफ को कवर करती है। हमारे पास टंग होता है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम होता है और टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे पोस्टीरियर एंड पर होते हैं, ओरल कैविटी के पेयर्ड में होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू के मासिस होते हैं और इसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फेरिंग्स। फेरिंग्स में हमारे पास क्या है? फ्रॉम द माउथ फूड पासिस पोस्टीरियरली इनटू ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। माउथ से यानी कि फूड पास होता है, पोस्टीरियरली की तरफ फेरिंग्स हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लैरिंजोफेरिंग्स। इसका फंक्शन क्या होता है? फूड पासिस का काम करता है। पैसेजवे ऑफ फूड इज कॉल्ड फेरिंग्स। पहला पार्ट है इसका ओरोफेरिंग्स। द ओरोफेरिंग्स इज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। लैरिंजोफेरिंग्स है, लैरिंजोफेरिंग्स इज कंटिन्यूअस विद द एसोफेगस बिलो। ये एसोफेगस के साथ कंटिन्यूअसली एक्सटेंड करता है, बोथ ऑफ विच आर कॉमन पैसेजवे फॉर फूड, फ्लूइड्स एंड एयर। और इनका
काम क्या होता है कि दोनों का, ओरोफेरिंक्स का और लेरिंजोफेरिंक्स का, कि एक कॉमन पैसेज वे है फूड का, फ्लूइड का और एयर का। फिर हम पढ़ते हैं एसोफेगस। द एसोफेगस और गुलेट runs from the pharynx through the diaphragm to the stomach। एसोफेगस और गुलेट भी इसको कहा जाता है। ये आपके फेरेंक्स से एक्सटेंड करता है आपके स्टमक तक, यानी कि डायाफ्राम तक। इसका साइज और फंक्शन क्या है? अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी कि इंचीज में देखें तो 10 इंचीज लॉन्ग होता है। इट इज़ एसेंशियली अ पैसेज वे दैट कंडक्ट फूड बाय पेरिस्टालसिस टू द स्टमक। ये एक बहुत ज़रूरी एक ऐसा रास्ता है जो कि आपके फूड को आपके माउथ से लेकर आपके स्टमक तक लेकर आता है। पेरिस्टालसिस का फंक्शन रोल प्ले करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स फ्रॉम द एसोफेगस टू द लार्ज इंटेस्टाइन आर मेड अप ऑफ द सेम फोर बेसिक टिश्यू लेयर्स और टोनिक्स। इसका स्ट्रक्चर ये है कि एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स होते हैं एसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, वो तमाम 4 बेसिक टिश्यू लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है दैट लाइंस द ऑर्गन। ये ऑर्गन्स की लाइन कवर करती है। इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ सरफेस एपिथेलियम प्लस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लैमिना प्रोप्रिया एंड स्कांटी स्मूथ मसल्स लेयर। ये प्राइमरी सरफेस एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती है। स्मॉल अमाउंट में इसके पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इसके पास क्या होता है, इसमें साथ साथ शामिल स्मूथ मसल्स लेयर भी प्रेजेंट होती है। सब म्यूकोसा में क्या है? द सब म्यूकोसा इज फाउंड जस्ट बीनीथ द म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जिसमें क्या क्या आ जाता है? ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है, नर्व एंडिंग्स को कंटेन करती है, लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्या है? द मस्कुलरिस एक्सटर्ना इज अ मसल लेयर टिपिकली मेड अप ऑन इनर circular layer and an outer longitudinal layer of smooth muscle cell। मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्या है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना एक मसल लेयर है। टिपिकली ये मेड होती है इनर सर्कुलर लेयर से और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से स्मूथ मसल्स की। फिर हमारे पास आ जाती है सिरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सीरस फ्लूइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, द विजरल पेरिटोनियम। सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है वॉल की, सबसे फर्स्ट लेयर होती है जो कि कंसिस्ट होती है सिंगल लेयर पर, फ्लैट सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल्स को प्रोड्यूस करती है और विजरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं इंस्टिंक्टिव नर्व प्लेक्सिस। द एलिमेंट्री कैनाल वॉल कंसिस्ट 2 इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्टिव नर्व प्लेक्सिस दैट सबम्यूकोसल नर्व प्लेक्सस एंड द माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस, both of which are network of nerve fibers that are actually part of the autonomic nervous system and help to regulate the mobility and secretory activity of the GI tract organs। अब एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल होते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्टिव नर्व प्लेक्सिस होते हैं और माइंट्रिक नर्व प्लेक्सिस होते हैं। दोनों में क्या होता है कि नर्व फाइबर्स का काम होता है, नर्व फाइबर्स के नेटवर्क मौजूद होते हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये क्या काम करते हैं? हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं जितनी भी जीआई ट्रैक्ट की सिक्रीशन होती है, जो एक्टिविटी होती है, जो ऑर्गन्स की मोबिलिटी होती है, उनको कंट्रोल करते हैं। फिर हम आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एसोफेगस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टोमाटाइटिस, यानी कि मुंह में छाले पड़ जाना। स्टोमाटाइटिस क्या है? स्टोमा का मतलब होता है माउथ, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और एन इन्फेक्शन। स्टोमाटाइटिस कैन अकर्स एनीवेयर इन द माउथ इंक्लूडिंग, स्टोमाटाइटिस आपके माउथ में कहीं भी हो सकता है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है, गम्स में हो सकता है, पैलेट्स में हो सकता है और टंग पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाता है एफ्थोस यानी कि कैंकर सोर्स, हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस जिसको हम कोल्ड सोर भी कहते हैं या फीवर ब्लिस्टर भी कहा जाता है, कैंडिडियासिस जिसको हम थ्रश कहते हैं, गंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, पेरिडोंटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स एंड बोन सपोर्टिंग टीथ, एंगुलर स्टोमाटाइटिस इसको हम एंगुलर चिलाइटिस भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स इस टर्म एंगुलर स्टोमाटाइटिस और एंगुलर चिलाइटिस।
अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं एफ्थोस कैंकर सोर को। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो किस तरीके की होती है, राउंड होती है, ओवल अल्सर बन जाता है रेड कलर का। इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो इन्फ्लेम होते हैं और ये इसका जो सेंटर होता है वो यूजुअली तौर पर वाइट और येलो होता है, जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये यूजुअली आम तौर पर आपके चीक्स पर हो जाता है, टंग पर हो जाता है और इनसाइड द लिप हो जाता है। इसकी हीलिंग प्रोसेस क्या है, 1 से 2 हफ्ते में हील होता है विदाउट स्केयरिंग। अगर ये मज़ीद ना फैले, इरेगुलर ना हो तो ये 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर इसका साइज़ बढ़ जाता है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम कौन से हैं, बिगिंस विथ बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन। इसमें आपको बर्निंग होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, स्लाइड सी स्वेलिंग भी होगी, पेनफुल भी हो सकता है और नॉट एसोसिएटेड विथ फीवर। ये किसी फीवर के साथ नहीं होता, बल्कि इसके कुछ पॉसिबल कॉज हैं कि किस वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल फैक्टर की वजह से, माइनर ट्रामा हो गया उसकी वजह से, या एलर्जिक एसिडिक फूड अगर आप ले रहे हैं उसकी वजह से, और डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है हर्पेटिक सोमोडोटाइटिस, जिसको हम कहते हैं कोल्ड सोर्स या फीवर ब्लिस्टर। अक्सर जो बुखार के बाद ब्लिस्टर बन जाता है आपके लिप्स पर, उसी को हम कहते हैं हर्पेटिक सोमोडोटाइटिस। इसकी अपीयरेंस आपको यहाँ नज़र आ रही है फिगर में कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। फ्लूइड फिल्ड सोर होता है, इस सोर में जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, जस्ट ऑन जस्ट ये आपके अराउंड द लिप्स प्रेजेंट होता है। इसकी हीलिंग है कि ये 7 से 10 दिन लेता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं कि ये यूजुअली पेनफुल होता है, एसोसिएटेड विथ कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम। और ये कब होता है, जब आपको कोल्ड हो जाए या फ्लू वगैरह होता है उसके साथ ये अपेयर होता है। इसका पॉसिबल कोज होता है एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट की वजह से हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या फीवर और सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कैंडिडियासिस, जिसको हम कहते हैं मोनिलियासिस और थ्रश, जो कि फिगर में नज़र आ रहा है। यीस्ट टाइप का होता है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ यीस्ट शेप फंगस कॉल्ड कैंडिडा एल्बिकन्स और ग्रोस इन द माउथ एंड द थ्रोट। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें यीस्ट शेप का फंगस, जिसको हम कहते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स, और ग्रोथ हो जाता है आपके माउथ और थ्रोट में। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे ये चीज़ी वाइट ब्लैक होता है, लुक लाइक अ मिल्क कर्ड्स की तरह लगता है। व्हेन रब्ड ऑफ, जब ये रब्ड ऑफ होता है, यानी कि जब आपकी टंग जो है पैलेट से रब करती है, इट लीव्स एन एरिथमेटियस एंड ऑफन ब्लीडिंग बेस। और समटाइम क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। इसका पॉसिबल कॉज क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट को हो सकता है, एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से हो सकता है, और वो पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल हम इसमें देते हैं, जैसे नेस्टीन हो गया और कीटोकेनाजोल हो गया। फिर आ जाते हैं एंगुलर सोमोडोटाइटिस पर, जिसको हम कहते हैं एंगुलर चलाइटिस, यानी कि लिप्स के कॉर्नर पर ब्लिस्टर का बन जाना, जैसा कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है। एंगुलर चलाइटिस परलेक और अदर नेम्स ऑफ एंगुलर सोमोडोटाइटिस, इसको हम एंगुलर चलाइटिस भी कहते हैं, एंगुलर सोमोडोटाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिप्स पे जो कॉर्नर्स होते हैं एंगल्स पर, यानी कि जो लिप्स के एंगल्स होते हैं जहाँ पर अपर एंड इनर लिप्स आके ज्वाइंट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि एरिथमिया, फीशर्स, स्केलिंग और क्रस्टिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। इस तरह के ब्लिस्टर आपके माउथ पर बन सकते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं कि ये एक ऐसा साइन है जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से हो सकता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसीज की वजह से, जैसे B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो गई, B9 फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई, B12 कोबामेलामिन की डेफिशिएंसी हो गई, विच मे बी टर्न इन एविडेंस ऑफ पुअर साइट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन सच ए सीलिएक डिजीज। अब जो अपनी डाइट को प्रॉपरली नहीं लेते, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से कम लेते हैं, तो ये डेफिशिएंसीज होती हैं, एनीमिया की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी। इसके नतीजे में क्या होता है कि इनको एंगुलर स्टोमाटाइटिस हो जाता है। फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कि हम उसको पेन रिलीवर देते हैं, जैसे मेडिसिन है, पेन किलर, टेनोलोल है और आइबुप्रोफिन है। टॉपिकल एनेस्थेटिक हम क्या देते हैं, लाइडोकेन, ज़ाइलोकेन टू द अल्सर पर लगाने के लिए। नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये नहीं दे सकते। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेस्ट क्या देंगे हम उनको, एप्टोसोल दे सकते हैं, पेरिडेक्स माउथ वॉश देंगे और साथ साथ हम उनको एंटीबायोटिक्स
इंटेक्स भी देंगे। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो इंजेस्ट भी कर सकते हैं। इसका नर्सिंग केयर प्लान क्या होगा कि हम उसको माउथ केयर देंगे, रिमूव करेंगे डेब्रिस को। अक्सर जब ज़ख्म हील होता है तो उस पर डेब्रिस बन जाता है, उसको हम रिमूव करेंगे ताकि वो परमिटली तौर पर हीलिंग की तरफ आ जाए। माउथ वॉश की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर माइल्ड सोमेटोटाइटिस है तो आपने हर 4 घंटे के बाद देना है, अगर सीवियर सोमेटोटाइटिस है तो आपने हर 2 घंटे के बाद देना है। रिमूवल ऑफ डिनेचर्स इफ कॉजिंग पेन, अगर वही डेब्रिस या वही डिनेचर्स अगर उसको पेन कर रहे हैं तो आपने उसको रिमूव कर देना है। यूज़ सॉफ्ट स्पंज टूथब्रश, आपने बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजली टूथब्रश को यूज़ करना है। इफ़ टूथब्रश कॉजिंग पेन, अगर टूथब्रश की वजह से भी पेन हो रहा है, जेंटली वाइप विद गॉज रैप अराउंड माउथ एंड टंग, रिंस विद सॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब। तो आपने उसके माउथ वॉश कैसे करना है कि जेंटली उसको वाइप करना है गॉज के साथ अराउंड द माउथ और टंग पर, ठीक है। उसके बाद आपने सॉल्यूशन से उसको रिंस आउट कर देना है जो कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा। आपने उसको पेन रिलीफ को प्रमोट करना है। कोल्ड ड्रिंक्स में भी सूथिंग, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को आपने नहीं देना और आइस को अप्लाई करना है उसके लेशंस पर। फैसिलिटेटिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसकी खाने पीने की चीज़ों को फैसिलिटेट करना है, जैसे उसको बताना है अवॉइड हॉट बेवरेजेस एंड फूड एज वेल एज साल्टी स्पाइसी एंड सिट्रस बेस्ड फूड। आपने ज़्यादा गर्म खाने नहीं खाने, वो खाने नहीं खाने जो कि ज़्यादा साल्टी हो, ज़्यादा स्पाइसी हो, जिसमें सिट्रस यानी कि सिरका हो। इनकरेज फ्लूइड इनटेक ग्रेटर देन 1500 ml, आपने 1500 ml से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना है, चाहे आप पानी पिएं, चाहे आप फ्लूइड लें, चाहे आप जूस लें। इनकरेज सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट डाइट को इनकरेज करना है। हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, आपने वो डाइट लेनी है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो। उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है कि इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है, जैसे अल्कोहल आपने नहीं लेना, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना, हॉट एंड स्पाइसी फूड आपने नहीं लेने और पुअर हाइजीन से भी बचना है। फिर इसका नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि असेसमेंट कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट से आस्क करेंगे कि उसको पेन तो नहीं है। लॉस ऑफ एपिटाइट का पूछेंगे, नोजिया पूछेंगे, फॉल टेस्ट इन माउथ, मुंह में कड़वाहट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्लाइवेशन, कि स्लाइवा की सिक्रीशन बढ़ गई है या कम हो गई है। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में हम ऑब्जर्व करेंगे, माउथ की इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी क्लीननेस को देखेंगे, टीथ की कंडीशन को देखेंगे, कोई साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखेंगे, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई एडिमा तो नहीं है, कोई अल्सरेशन तो नहीं है, वाइट पैचेस तो नहीं। एबिलिटी देखेंगे कि वो इंजेस्ट कर सकता है, फूड को सोलो आउट कर सकता है या नहीं, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि अपने माउथ को ओपन कर सकता है या नहीं। फिर हम उसकी डायग्नोज क्या बनाएंगे? ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन अल्टर रिलेटेड टू पुअर ओरल हाइजीन, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं। पेन इन माउथ रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, माउथ में इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। प्लानिंग हम क्या करेंगे? माउथ इज क्लीन, म्यूकोसा इज पिंक एंड मॉइस्ट, patient verbalize feel comfortable, has a fluid intake more than 1500 ml, skin trigger is good। नॉर्मल पर्सन के लिए एक दिन में 1500 ml इंटेक लेना लाजमी है और इतना ही आउटपुट होता है। दिस इज़ द मेन पॉइंट फॉर द MCQs कि अगर किसी को अल्सरेशन हो जाती है, सोमेटोटाइटिस हो जाता है, तो हम उसको 1500 ml से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक देंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी। अगर ओडी होगा तो हम उसको ओडी देंगे, बीडी होगा तो बीडी देंगे। माउथ वॉश को हम कहेंगे कि माउथ वॉश आपने पेशेंट को देनी है। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड स्टेटस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल और फ्लूइड स्टेटस है उसको इम्प्रूव करेंगे। पेशेंट को टीच करेंगे हर तरीके से। इवेलुएशन करेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्लियर हुई, पिंक हुई या नहीं। डज द पेशेंट स्टेट माउथ फील्स कंफर्टेबल, पेशेंट जो है फील कंफर्ट कर रहा है या नहीं और हाइड्रेट हुआ है या नहीं। तो ये हमारा इवेलुएशन होगा। फिर हम देखते हैं माउथ कैंसर, जिसको हम ओरल कैंसर भी कहते हैं। ओरल कैंसर अपेयर एज अ ग्रोथ और सोर इन द माउथ दैट डज नॉट गो अवे। ओरल कैंसर अपेयर होता है यानी कि ग्रोथ हो जाती है माउथ में किसी सोर की वजह से जो कि मूव करता जाता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट डायग्नोज एंड ट्रीटेड अर्ली, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली तौर पर और उसी वक्त डायग्नोज और ट्रीट ना किया जाए। मोस्ट ओरल कैंसर आर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, कुछ ओरल कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं और कुछ जो ट्यूमर होते हैं वो सेल कार्सिनोमा होते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे।
कौन कौन सी साइट पर ओरल कैंसर हो सकता है? कैंसर ऑफ लिप हो सकता है, कैंसर ऑफ टंग, कैंसर ऑफ चीक्स, फ्लोर ऑफ द माउथ पे हो सकता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पे हो सकता है और साइनसिस पर हो सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है प्री मैलिग्नेंट लेशन। प्री मैलिग्नेंट लेशन का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर्स पर लेशंस का बन जाना, यानी कि टंग पर ल्यूकोप्लेकिया यानी टंग पर कैंसर का डेवलप किस तरीके से होता है। प्री कैंसरियस लेशन, अब ये प्री कैंसरियस लेशन है, मतलब कि कैंसर से पहले जो जख्म वगैरह होता है, अभी कैंसर डेवलप यहाँ पर नहीं हुआ। ये किस तरह होता है? येलो होता है, वाइट होता है और ग्रे वाइट लेशन मौजूद होता है। यूजुअली एलिवेटेड, हैव अ रफ एंड और लिथार्जिक सरफेस एंड क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर, और ये टंग के बॉर्डर की तरफ होता है, बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, वाइट और ग्रे होता है या येलो वाइट होता है। और ये जो है वो जिस तरीके से लेदर होता है इस तरीके से आपकी टंग पर प्रेजेंट होता है। एरिथ्रोप्लेकिया मतलब कि रेड वेलवेटी अपियरिंग पेज, टंग का नीचे की तरफ रेड वेलवेटी, वेलवेटी कहते हैं मखमल का कपड़ा, तो उस तरह का यहाँ पर पेज बन जाता है, उसको हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। कॉजेज़ क्या है इसके? अल्कोहल कंज्यूम की वजह से हो सकता है, हैवी स्मोकर्स हैं जो तंबाकू वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में किसी को है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को होगा, एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, ये ज़्यादा रेडिएशन की वजह से हो सकता है। सन एक्सपोजर की वजह से किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं वो आपकी स्किन में जाती हैं, जैसे ही वो स्किन पर पड़ती हैं तो उससे कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV से हो सकता है, और इम्यूनोडेफिशिएंसी सप्रेशन, जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, उसकी वजह से हो सकता है। वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर उसको ना ट्रीट किया जाए तो। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? स्वेलिंग हो जाएगी, लम्प्स बन जाएंगे, रफ स्पॉट हो जाएगा और इरोजन भी हो सकता है। वेलवेटी वाइट, रेड और स्पेकल्ड वाइट और रेड पैचेस, इनके ये कलर हैं कि इस तरह के हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग इन द माउथ, ब्लीडिंग बहुत होती है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अनएक्सप्लेन्ड नमनेस, लॉस ऑफ फीलिंग और पेन और टेंडरनेस, यानी कि इतनी उसके अंदर सुनसुनाहटपन महसूस होती है, फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप भूल जाते हैं, और टेंडरनेस ज़्यादा होती है। परसिस्टेंट सोर्स ऑफ द फेस, नेक और द माउथ, माउथ पे नेक पर क्या होती है कि सोर परसिस्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, और ये 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसको, लेकिन ये तब भी हील नहीं होता। डिफ़िकल्टी चूइंग और सॉल्विंग, स्पीकिंग और मूविंग द जा और टंग, बोलने में, खाने को इंटेक करने में और आपको जा को मूवमेंट करने में, टंग को मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। हॉर्सनेस, क्रॉनिक सोर थ्रोट और चेंज इन वॉइस, हॉर्सनेस का मतलब होता है कि आपकी चेंज में, आपकी वॉइस में चेंज का आ जाना, बिल्कुल ही चेंज हो जाना। सोर थ्रोट भी हो सकता है। एयर पेन होगा, क्योंकि जो सीए का पेन होता है वो मैलिग्नेंट होता है, मेटास्टेटिस यानी कि फैलता जाता है, रेयर होता है। वेट लॉस होगा और लूज टीथ विथ नो अपेरेंट रीज़न, कोई रीज़न नहीं होगा लेकिन टीथ जो हैं वो लूज होते रहेंगे। अब यहाँ पर स्टेजेस होती हैं कैंसर की। सबसे पहले आ जाती है ओरल कैंसर, कैंसर क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस। कैंसर की हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है? देयर इज़ नो लिम्फ नोड्स, कोई लिम्फ नोड्स यहाँ पर नहीं बनते। नो मेटास्टेटिस, कोई मेटास्टेसिस यानी कि कुछ चीज़ें नहीं फैलती, कोई पेन वगैरह नहीं होता। ट्यूमर साइज़ कितना होता है? एक ट्यूमर डेवलप होता है स्टेज 1 में, जिसका साइज़ होता है 2 सेंटीमीटर। MCQs के लिए ये आपके पास आ सकता है कि कौन सी स्टेज में ट्यूमर का साइज़ कितना होता है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर अपीयरेंस होती है। स्टेज 2 में क्या होता है? कोई लिम्फ नोड्स नहीं होता, यहाँ भी कोई मेटास्टेसिस नहीं होता, लेकिन जो ट्यूमर का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर अप टू 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान हो जाता है। स्टेज 3 में क्या होता है? दे में भी पल्पेबल नोड्स यानी कि नोड्स बन जाते हैं दोनों तरफ, लिम्फ नोड्स बन जाते हैं 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और ट्यूमर का जो साइज़ होता है वो 4 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। स्टेज 4 में क्या होता है? स्प्रेड टू मोर देन 1 लिम्फ नोड ऑन द सेम साइड ऑफ द नेक, जो फर्स्ट वाला जो लिम्फ नोड बना था वही सेम साइड पर घूम के नेक की तरफ चला जाता है। और लिम्फ नोड दैट मेजर मोर देन 6 सेंटीमीटर और 2 इंचेस, जो ट्यूमर का साइज़ यहाँ पर बता रहे थे 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है स्टेज 3 में, तो जब स्टेज 4 में आता है तो वो 6 सेंटीमीटर यानी कि ओवर 2 इंचेस तक हो जाता है। इसकी डायग्नोस क्या है? एक्सरे टू सी इफ कैंसर सेल हैव स्प्रेड टू द जा, चेस्ट और लंग। हम एक्सरे करवाते हैं ये देखने के लिए कि कैंसर सेल
जाओ तक फैले हैं या नहीं, या चेस्ट और लंग्स तक तो नहीं चले गए। सिटी स्कैन करवाते हैं टू रिवील एनी ट्यूमर्स इन योर माउथ, थ्रोट, नेक, लंग्स और एल्सवेयर इन द बॉडी। सिटी स्कैन क्यों करवाते हैं? ये देखने के लिए कि ट्यूमर आपके माउथ में, थ्रोट में, नेक में, लंग्स में और बॉडी में कहीं और रिवील तो नहीं हो रहा। पीईटी करवाते हैं। पीईटी का मतलब क्या होता है? पीईटी हम क्यों करवाते हैं? ये देखने के लिए कि लिम्फ नोड्स जो है वो दूसरे ऑर्गन्स पर तो नहीं चला गया। पीईटी का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोनोग्राफी। हम इसमें ये देखते हैं कि जो बायोकेमिकल फंक्शन होता है, जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है आपके टिश्यूज़ का, आपके ऑर्गन्स का, तो वहाँ पर कोई लिम्फ नोड्स वगैरह रिवील या ट्रेवल तो नहीं हो गए। एमआरआई करवाते हैं ये देखने के लिए कि उसकी एक्यूरेट इमेज क्या है हेड की, नेक की, ताकि वहाँ पर कोई स्टेजेस तो नहीं डेवलप हुई कैंसर की। एंडोस्कोपी करते हैं नेज़ल पैसेज को देखने के लिए, साइनसिस को एग्जामिन करने के लिए, इनर थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए, वाइन पाइप को एग्जामिन करने के लिए और ट्रेकिया को एग्जामिन करने के लिए। फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, स्टेजेस ऑफ द कैंसर, पेशेंट्स जनरल हेल्थ एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कैसी है, स्टेज के कौन सी है कैंसर की, और उसकी जनरल हेल्थ कैसी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में आ जाता है हम क्या क्या दे सकते हैं। रेडिएशन करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सीए के पेशेंट को दी जाती है, यानी कि कैंसर के पेशेंट को, या तो हम सर्जरी करके उसको रिमूव करेंगे। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आ जाता है? फैसिलिटेटिंग ओरल हाइजीन विद कंफर्ट एंड रिलीफ माउथ ड्राइनेस, फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिशन, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। हम उसकी ओरल हाइजीन को फैसिलिटेट करेंगे, कंफर्ट के साथ माउथ की ड्राइनेस को रिलीव करेंगे, न्यूट्रिशन को फैसिलिटेट करेंगे और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेंगे कि उससे बात वगैरह की जा रही है या नहीं। नर्सिंग डायग्नोस क्या है? रिस्क फॉर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अगर उसकी एयरवे क्लियरेंस नहीं है, इनइफेक्टिव है, तो वो भी एक रिस्क हो सकता है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, बॉडी रिक्वायरमेंट से कम न्यूट्रिशन का लेना। impaired verbal communication, establishment of specific communication plan and methods should be done prior to any surgery। यानी कि आपने वो मेथड सप्लाई करने के, इसमें वो सिर्फ आपने इस्टेब्लिशमेंट करनी है कि वो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करे, ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करे। और डिस्टर्ब बॉडी इमेज, बॉडी इमेज भी क्या है, उससे डिस्टर्ब हो सकती है। फिर हमारे पास आ जाता है माउथ में हमारे प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। इसका ओवरव्यू है। देयर आर 3 मेजर पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। हमारे माउथ में 3 किस्म के स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिब्यूलर। तो सबसे पहले आ जाता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट पेयर होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स का। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द एंगल ऑफ द जा। एंगल ऑफ द जा के बिहाइंड पे प्रेजेंट होता है। बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द एयर, बिलो यानी कि नीचे और एयर के सामने प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर 2 स्मॉलर पेयर्स होते हैं। ये आपके माउथ के नीचे यानी कि लाइट डीप साइड पर प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 1200 ml ऑफ सलाइवा आर प्रोड्यूस डेली। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेली एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो 1200 ml सिक्रीशन होती है सलाइवा की। फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, कि क्यों सिक्रीट होता है, क्या फंक्शन है? कि माउथ को कीप मॉइस्ट रखता है, ड्राइनेस होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है आपके टीथ को ताकि वो रैपिडली डिके ना हो, टूटे नहीं। हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट योर फूड, आपके फूड को डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है क्योंकि सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि इसके बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है स्लाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन, स्लाइवरी ग्लैंड स्टोन, सिलियालोलिथियासिस, salivary gland infection, sialadenitis, salivary gland swelling, sialadenosis, salivary gland tumor, both benign and malignant, एंड जॉगरेंस सिंड्रोम। तो सबसे पहले देखते हैं स्लाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन क्या होता है। स्लाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन इज़ मोर कॉमन अमंग अडल्ट्स। अडल्ट में ये ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि द फ्लो ऑफ सलाइवा इज़ इनसफिशिएंट और ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। सलाइवा जो है उसका जो फ्लो होता है वो सम टाइम इनसफिशिएंट हो जाता है, प्रॉपरली वो प्रोड्यूस नहीं होता, माउथ में ड्राइनेस हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ज़ीरोस्टोमिया। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये इफेक्टेड किससे हो सकता है? सर्टेन मेडिकेशंस, इसके लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गई। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि एंजाइटी को रिड्यूस कर सकें, डिक्रीज़ कर सकें। क्रोनिक पेन और एडिक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन अक्सर कॉमनली SSRIs का मतलब होता है
सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के लिए यूज़ की जाती है, जो कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। सेरोटोनिन आपके ब्रेन में क्या रोल प्ले करता है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लुएंस होता है, आपकी लर्निंग का जो इन्फ्लुएंस होता है, आपकी मेमोरी का जो इन्फ्लुएंस होता है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। और सेरोटोनिन का एक आपके ब्रेन में ये भी काम होता है कि वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है आपके नर्व सेल को। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन हम इसलिए लेते हैं। फिर हम लेते हैं एंटीहिस्टामिन हम किस लिए लेते हैं? ताकि सिम्टम्स जो होते हैं एलर्जी के, जैसे कि है फीवर हो गया, एक तो होता है हाई फीवर जो कि 100+ होता है, एक होता है है फीवर में उसको हम एलर्जिक रिनाइटिस भी कहते हैं, जिसमें कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी रनी नोज होती है, आइज इचिंग होती है, स्नीजिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये किसी वायरस की वजह से नहीं होती बल्कि वायरल होती हैं और अपने टाइम पर आके रिमूव हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो हम एंटीहिस्टामिन इसीलिए लेते हैं। फिर हम लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स हम किस लिए लेते हैं? ये मेडिकेशन हम जो है वो शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट कौन से होते हैं? जो कि मेंटली तौर पर इलनेस होती है, जिनको कि पर्सन किस तरह फील कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है और किस तरह से बिहेव कर रहा है। हम उनके लिए फिर एंटी पार्किंसंस जो कि एक ब्रेन की डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिडेटिव ड्रग्स देते हैं, जैसे मिथाइलोपा हो गई, डायूरेटिक्स हो गई। और सिडेटिव ड्रग्स कौन सी होती हैं? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम पर्सन को काम डाउन करते हैं, एंजाइटी को रिलीव करते हैं और पर्सन को हम स्लिप की तरफ लेकर जाते हैं ताकि वो सो जाए। मिथाइलडोपा क्या होता है कि एक ऐसी मेडिकेशन होती है जिसमें हम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। फिर डायूरेटिक होती हैं जो कि यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। और इलीगल मेथाम्फेटामिन होती हैं, ये वो पावरफुल और हाईली एडिक्शन होती हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें आपकी जो अटेंशन और फोकस एक्टिविटी होता है उसको बढ़ा देती हैं। तो इन तमाम मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। अगर HIV से कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो भी एक इफ़ेक्ट कर सकता है। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, यानी कि परमानेंट ड्राइनेस हो जाती है। अगर कीमोथेरेपी में अगर आप पेशेंट को डोज दे रहे हैं वो ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होगा कि उसके जीरोस्टोमिया हो सकता है, माउथ ड्राई हो सकता है। पेन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से। और ड्रिंक टू लिटिल लिक्विड, अगर वो लिक्विड बहुत ही ज़्यादा कम ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स कौन से होते हैं? जिसको हम कहते हैं सियालोलिथियासिस, यूजुअली अकर्स इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। अ स्टोन कैन बी मेड फ्रॉम साल्ट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो स्टोन होता है ये यूजुअली तौर पर साल्ट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। मेन पॉइंट फॉर द MCQs: Stones are particularly likely to form where people are dehydrated or take drugs that decrease saliva production. स्टोन तब अकेयर होता है जब लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं और वो ड्रग्स लेते हैं जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन को कम कर देता है। स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड डक्ट। स्टोन क्या करता है? ग्लैंड डक्ट को ब्लॉक कर देता है। पार्शियली भी कर सकता है और कम्प्लीटली भी कर सकता है। सलाइवा फ्लो इज पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक। अगर स्टोन ने पार्शियली ब्लॉक किया है तो वो पार्शियली ब्लॉक भी, सलाइवा का जो फ्लो है वो भी पार्शियली ब्लॉक हो जाएगा। कम्प्लीटली है, अगर कम्प्लीटली यहाँ पर अकर से तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। दिस कैन बी फॉलोड बाय इन्फेक्शन कॉल्ड सिलियाडेंटाइटिस। और इसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम कहते हैं सियालेडेंटाइटिस, जिसको हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। सियालेडेंटाइटिस जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन। पेरिटोटाइटिस, सर्जिकल मुम्स बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड में। इट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम स्टोन ब्लॉकिंग द ग्लैंड। और इसका अक्सरियत तौर पर ये रिजल्ट देखा गया है कि ये किस वजह से होता है, जब स्टोन बन जाता है और वो ग्लैंड की डक्ट को ब्लॉक कर देता है। स्टेफ और स्ट्रेप बैक्टीरिया कैन कॉज दिस इन्फेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, स्ट्रेफ और स्टेफ बैक्टीरिया। जो हमारे पास स्ट्रेप होता है STREP, स्टेप क्या होता है? आमतौर पर आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से पास होता है। जैसे कोई पर्सन है उसको अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है और आपके सामने बैठ के वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, स्पीकिंग से उसके जो है सलाइवरी ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है ये इन्फेक्शन। और एक होता है स्टेफ बैक्टीरिया,
स्टेफ बैक्टीरिया कॉमनली आपके स्किन में होता है। ये स्किन टू स्किन अगर किसी का कांटेक्ट होता है तो उससे भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है, जैसे मम्स हो गया, जैसे स्वाइलिंग हो जाती है, पेन वगैरह हो जाता है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड स्वाइलिंग पर, जिसको हम कहते हैं सियारेडिनोसिस। सियारेडिनोसिस नॉन स्पेसिफिक सलाइवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट, यानी कि कोई खासियत नहीं होती, सलाइवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। समटाइम्स आमतौर पे क्या होता है, द सलाइवरी ग्लैंड्स बिकम एनलार्ज विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो खुद से ही इनलार्ज हो जाते हैं बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी इन्फेक्शन के। इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ट्यूमर भी बन जाता है। दिस नॉन स्पेसिफिक इनलार्जमेंट इज कॉल्ड सियारेडिनोसिस। जब खुद से ही उसमें इनलार्जमेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं सियारेडिनोसिस। इट इज़ मोस्ट ऑफन अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, ये आपके पैरोटिड ग्लैंड पर इफेक्ट करती है। एंड इट कॉज रिमेन्स अननोन, और इसका अभी तक कोई रीज़न मालूम नहीं हुआ। फिर आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। बिगिन ट्यूमर यानी कि नॉन कैंसरियस ट्यूमर, मतलब नॉन कैंसरियस का मतलब होता है कि अभी ट्यूमर बना है बट कैंसर डेवलप वहाँ पर नहीं हुआ। मोस्ट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर अकर्स इन द पैरोटिड ग्लैंड। ज़्यादातर जो सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर प्रेजेंट होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अपेयर एज अ स्लो ग्रोइंग पेनलेस लम्फ एट द बेक ऑफ द जा जस्ट बिलो द एयरलोब, यानी कि इसकी अपेयरेंस कैसी होती है, बिल्कुल स्लो इसकी ग्रोइंग होती है, पेनलेस होता है, कोई किसी किस्म का पेन नहीं होता। लम्फ प्रेजेंट होता है आपके जॉ के बैक साइड पर और एयरलोब के नीचे यानी कि ब्लो साइड पर। इसका रिस्क फैक्टर क्या है कि ज़्यादा रेडिएशन की वजह से एक्सपोजर हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर है। फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी कि कैंसर। अब यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था नॉन कैंसरियस, बट अब यहाँ पर कैंसर डेवलप हो चुका है। सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स आर रेयर। सलाइवरी ग्लैंड का जो कैंसर है वो रेयर हो गया है, फैल चुका है। दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। द ओनली नॉन रिस्क फैक्टर फॉर सलाइवरी ग्लैंड कैंसर आर जोग्रेन सिंड्रोम एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसका जो रिस्क फैक्टर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए वो कैंसर भी होता है और जोग्रेन सिंड्रोम यानी कि किसी रेडिएशन की वजह से एक्सपोजर का हो जाना। अब जोग्रेन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए होता है? जोग्रेन सिंड्रोम इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस की वजह से होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम और इम्यून डिफेंसेस अटैक करता है सलाइवरी ग्लैंड्स पर, लैक्रिमल ग्लैंड्स पर, ताकि वो टेयर को प्रोड्यूस करे, और आमतौर पर ये स्किन, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स पर भी अटैक करता है। उसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं कि सियालोलिथियासिस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हैं। तो ये पेनफुल लम्फ बन जाता है, यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ पर प्रेजेंट होता है, और पेन में भी वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग। जब आप खाना खाते हैं तो पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, वर्सन कहते हैं हद से ज़्यादा बढ़ जाना। फिर हम पढ़ते हैं सियालोडेंटाइटिस के साइन एंड सिम्टम। अ टेंडर पेनफुल लम्फ होता है चीक्स और अंडर द चिन, चिन में आपके और चीक्स में क्या होता है, पेनफुल लम्फ बन जाता है, टेंडरनेस भी हो जाती है। फॉल टेस्टिंग, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द डक्ट इनटू द माउथ। आपके माउथ में फॉल टेस्टिंग हो सकती है, माउथ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वाहट वाला होगा, पस की डिस्चार्ज होगी वहाँ से माउथ डक्ट से। इन सीवियर केसेस में क्या होगा कि फीवर भी आपको हो सकता है, चिल्स कहते हैं कि हर चीज़ से दिल उकता जाना, और जनरल वीकनेस भी हो सकती है, फीवर होगा, हेडेक एंड मसल एक्स भी हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, पुअर एपिटाइट भी हो सकती है, और मलेस भी यानी कि बेचैनी भी आपको हो सकती है। सियालिडिनोसिस के साइन एंड सिम्टम क्या है? ये बिल्कुल पेनलेस होगा, पैरोटिड ग्लैंड्स की जो स्वाइलिंग हो जाएगी दोनों तरफ आपके फेस पे, बैड टेस्ट इन योर माउथ, आपके माउथ में जो है वो बैड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि माउथ जो है आपका ड्राई हो जाएगा, और ट्रबलिंग ओपनिंग इनटू द माउथ, जब आप अपने माउथ को ओपनिंग करेंगे तो उसमें ट्रबलिंग आपको होगी, डिफ़िकल्टी होगी। जोग्रेन सिंड्रोम के कौन से साइन एंड सिम्टम है? ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज, माउथ भी ड्राई होगा, साथ साथ आपकी आइज भी ड्राई होंगी, टूथ डिके होगा, दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, माउथ में सोर हो जाएगा, जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ड्राई कफ होगी, और अनएक्सप्लेन्ड फैटिक हो जाएगी, और स्वेलो इन सलाइवरी ग्लैंड्स की जो है सोलो आउट शुरू हो जाएगी, और फ्रीक्वेंट सलाइवरी ग्लैंड्स इन्फेक्शन भी आपको यानी कि बार बार सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन होगा। डायग्नोज हम इसकी कैसे कर सकते हैं? WBC इसको काउंट करेंगे, एक्सरे हम करवाएंगे, MRI करवाएंगे, फाइन निडल एस्पिरेशन करके देखेंगे, और सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी भी करवाएंगे। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं सियालोलिथियासिस का? कि पीपल कैन टेक पेन रिलीवर्स, एनाल्जेसिक्स, पेन यानी कि पेन किलर टैबलेट्स लेंगे,
ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूइड, मसाज द ग्लैंड को मसाज करेंगे वार्म कंप्रेसर से और एक्स्ट्रा फ्लूइड को इंटेक करेंगे। अप्लाई वार्म कंप्रेसर एंड ट्राइगर सलाइवा फॉर फ्लो विथ लेमन जूस और वेजिस और कैंडी और अ कॉम्बिनेशन। वार्म कंप्रेसर आपने अप्लाई करना है और आपने सलाइवा फ्लो के लिए क्या आपने क्या करना है, कोई भी कैंडी वगैरह आपने लेनी है ताकि आपके मुंह का जो मतलब कि टेस्ट वगैरह है वो ज़्यादा शोर वगैरह ना हो। इफ़ द स्टोन डज नॉट पास ऑन इट्स ओन, अगर स्टोन जो है वो खुद से पास नहीं होता, अ डेंटिस्ट कैन समटाइम पुश द स्टोन आउट बाय द प्रेसिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द डग। तो डेंटिस्ट क्या करता है, दोनों साइड को पुश करके उस स्टोन को पास आउट करने की कोशिश करता है। इफ़ द फेल्स, अ फाइन वायर लाइक इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज पुल आउट द स्टोन। अगर तब भी नहीं होता तो एक फाइन लाइक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसको स्टोन से जो है वो पास किया जाता है, स्टोन को पुल किया जाता है। एज अ लास्ट रिजोर्ट द स्टोन कैन बी रिमूव सर्जिकली बाय लिथोट्रिप्सी। तो इससे लास्ट रिजोर्ट में क्या होता है, अगर तब भी नहीं होता फाइन इंस्ट्रूमेंट से तो फिर सर्जरी करके उसको रिमूव किया जाता है। सीआरएडिनटाइटिस का क्या होता है, ड्रिंक फ्लूइड्स और रिसीविंग फ्लूइड्स इंट्रावेनियसली आपने फ्लूइड्स को इंटेक भी करना है और इंट्रावेनियसली भी आपने फ्लूइड लेने हैं। एंटीबायोटिक्स भी आपने लेनी है, वार्म कंप्रेसर भी अप्लाई करना है इन्फेक्टेड ग्लैंड पर। इफ़ दिस मेथड डू नॉट कॉज द इन्फेक्शन, सर्जिकल कैन ड्रेन द ग्लैंड। अगर इन इन्फेक्शन या जो इन्फेक्शन है अगर इन मेथड से क्योर नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा कि सर्जरी की जाती है ग्लैंड की। वायरल इन्फेक्शन में आ जाता है, दिस इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज गो ऑन देयर ओन। वायरल इन्फेक्शन जो है वो अपने टाइम पर आता है और अपने टाइम पर वापस चला जाता है, लेकिन फिर भी हमें ट्रीटमेंट फोकस करना चाहिए ताकि हम उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकें। हमें रेस्ट करवाना चाहिए पेशेंट को। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हुए हमने उसको फ्लूइड को ज़्यादा इंटेक करवाना है। टेकिंग एसिटामिनोफेन टाइलिनोल टू रिलीव पेन एंड फीवर को और पेन को रिलीव करने के लिए पेशेंट को हम पेन किलर टेबलेट देंगे। फिर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, फॉर ड्राई माउथ गुड डेंटल यानी कि अच्छी होनी चाहिए, आपके दांत वगैरह ड्राई माउथ नहीं होना चाहिए। अवॉइड ड्रग्स दैट डिक्रीज द सलाइवा प्रोडक्शन, उन आपने ड्रग्स को अवॉइड करना है जिनकी वजह से सलाइवा प्रोडक्शन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। ब्रश एंड फ्लॉस रेगुलरली, यूज़ फ्लोराइड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना है। स्मोकिंग को अवॉइड करना है। हेल्दी डाइट आपने यूज़ करनी है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू अवॉइड डिहाइड्रेशन से बचते हुए आपने 6 से 8 ग्लास पानी रोजाना पीने हैं। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन की प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर आपने टूथ ब्रश करनी है साथ साथ। फिर हम आ जाते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं GERD, कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो GERD की क्या डेफिनेशन है, GERD इज समटाइम रेफर्ड टू एज एसिड रिफ्लक्स डिजीज एज वेल एज द टर्म रिफ्लक्स रिफर्स टू बैकवर्ड और रिटर्न मूवमेंट। GERD का मतलब इसको हम समटाइम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ और इसका मतलब होता है कि बैकवर्ड लेकर आना, जो भी स्टमक के कंटेंट्स होते हैं उनको बैकवर्ड एसोफेगस की तरफ लेकर आना। इन द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सिस इट रिफर्स टू द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो भी आपके स्टमक में जब कंटेंट्स चले जाते हैं उनको बैकवर्ड दोबारा एसोफेगस की तरफ लेकर आता है तो वो GERD कहलाता है। अब ये किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स अकर्स यानी कि जब आपका LES लवर एसोफेजियल स्फिंक्टर वीक हो जाता है, वो प्रॉपर्ली तौर पर रिलैक्स नहीं होता, इनएप्रोप्रिएटली तौर पर वर्क नहीं करता, तो स्टमक को ये मूवमेंट के लिए अलाउ करता है कि स्टमक में जो कंटेंट्स है, जो भी आपने खाना खाया होता है वो दोबारा से आपके एसोफेगस की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपको एसोफेगस में भी और हार्ट बर्न भी हो सकता है। समटाइम इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस। GERD इज व्हेन इट अकर्स मोर देन ट्वाइस अ वीक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हो सकता है और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका जो प्राइमरी बैरियर है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स का वो है कि लवर एसोफेजियल स्फिंक्टर का वीक हो जाना। जब लवर एसोफेजियल स्फिंक्टर नॉर्मली वर्क नहीं करता, कंजक्शन नहीं करता डायाफ्राम के साथ, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज़ आपको हो सकती है जिसको हम GERD कहते हैं। इफ़ बैरियर डिस्टर्ब, अगर बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है तो एसिड आपके स्टमक में जाता है एसोफेगस से। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इम्पेयर्ड सलाइवरी फंक्शन का इम्पेयर्ड हो जाना, इम्पेयर्ड एसोफेजियल म्यूकोजल मेम्ब्रेन, एसोफेगस में प्रेजेंट म्यूकोजल मेम्ब्रेन की इम्पेयर्ड हो जाना, रिड्यूसिंग रेस्टिंग और प्रेशर ऑफ LES, अगर LES लवर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और उसकी जो रेस्टिंग मूवमेंट है वो रिड्यूस हो गई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आ जाता है रिलैक्स्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, आपने जो है ज़्यादा टाइम तक अगर आप भूखे हैं तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक इनकम्पिटेंस ड्यूडेनो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। पाइलोरिक जो है वो इनकम्पिटेंस होता है ड्यूडेनम के साथ,
एक रेफ्लेक्स यानी कि उसमें भी मूवमेंट सही नहीं होती है। फिर गैस्ट्रिक एसिड है, पेप्सिन की सिक्रीशन नॉर्मली से ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, उसकी वजह से हो सकता है ट्रांजिट एंड एप्रोप्रिएट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपर्ली तौर पर रिलैक्स नहीं होगा उसकी वजह से हो सकता है, हाइटल हर्निया की वजह से हो सकता है, और इम्पेयर्ड एसोफेजियल क्लियरेंस। जब एसोफेजियल की प्रॉपर्ली तौर पर इनक्लियरेंस नहीं होगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है GERD की। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, बल्गिंग ऑफ द टॉप ऑफ द स्टमक अप इनटू द डायाफ्राम यानी कि हाइटल हर्निया, बल्गिंग हो जाना, वहाँ पर कोई गिठान वगैरह अगर डेवलप हो जाती है, जैसे हाइटल हर्निया अगर हो जाती है तो उसकी वजह से वो भी एक रिस्क फैक्टर है। प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा होता है यूट्रस पर। डिलेड स्टमक एम्पटिंग एंड एसोफेजियल क्लियरेंस, एसोफेजियल की ज़्यादा टाइम तक क्लियरेंस रहना, ज़्यादा टाइम तक भूखे रहना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ईटिंग लार्ज मील्स और ईटिंग लेट एट नाइट, ज़्यादा अमाउंट में खाना खाना और रात देर तक खाना खाना और खाना खाते ही सो जाना। ईटिंग सर्टेन फूड्स ट्राइगर सच एज फैटी और फ्राइड फूड, फ्राइड फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उनसे भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। ड्रिंकिंग सर्टेन बेवरेजेस, अल्कोहल का पीना ज़्यादा, कॉफ़ी का पीना, उसकी वजह से हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन जैसे एस्पिरिन वगैरह लेना तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब एस्पिरिन की वजह से कैसे हो सकता है? क्योंकि एस्पिरिन में ऑलरेडी एसिडिक मौजूद होता है और आपके जब ये स्टमक में जाती है तो HCl की सिक्रीशन को बढ़ा देती है जो कि आपके लिए हार्मफुल है। फिर साइन एंड सिम्टम इसके कौन से हो सकते हैं? कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ GERD के ये हैं कि बर्निंग सेंसेशन होगी आपके चेस्ट में, हार्ट बर्निंग होगी यूजुअली आफ्टर ईटिंग विच माइट बी वर्स एट नाइट। जब आप खाना खा के फ्री होंगे तो आपके हार्ट बर्निंग होगी खाना खाने के बाद, और ये अक्सर रात में ज़्यादा होगी। चेस्ट पेन होगा, स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, रिगर्जिटेशन होगी फूड की और सॉल्ट लिक्विड की, यानी कि खाना खाने के बाद खट्टापन महसूस होना और खाना जो आपने खाया होता है वो दोबारा मुँह की तरफ आपके रिगर्ड होता है, रिफ्लेक्स यानी कि बैकवर्ड होता है। सेंसेशन ऑफ लुम्प इन योर थ्रोट, आपको सेंसेशन होगी कि आपके थ्रोट में कोई लुम्प वगैरह बन गया है। इफ़ यू हैव अ नाइट टाइम एसिड रिफ्लेक्सेस यू माइट आल्सो एक्सपीरियंस, अगर किसी को नाइट टाइम में एसिड रिफ्लेक्स होता है तो उसको उसके साथ साथ क्या होगा? क्रॉनिक कफ भी होगी, लैरेंजाइटिस भी होगा यानी कि लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होगी, न्यू और वर्सिंग एस्थमा भी हो सकता है, और उसकी जो स्लिप है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे रिगर्जिटेशन है, बेल्चिंग है कि दोबारा आपके जो है वो अजीब सी मतलब उल्टी वगैरह हो जाना, हार्ट बर्निंग है, बिटर टेस्ट हो जाएगा, गम्स में इरिटेशन होगी, सोर थ्रोट, होर्सनेस यानी कि आवाज़ चेंज हो जाना, चेस्ट में टाइटनेस फीलिंग होगी, एस्थमा हो सकता है, थ्रोट में लिम्प बन सकता है, स्वैलो करने में डिफ़िकल्टी होगी और बेडनिंग भी हो सकती है। इसकी डायग्नोज क्या होगी कि बेरियम सोलो विथ फ्लोरोस्कोपी रिवील्स एविडेंस ऑफ द रिकरेंट रिफ्लेक्स। बेरियम सोलो का मतलब होता है कि एक जो है वो बेरियम सोलो फ्लोरोस्कोपी के साथ इंसर्ट की जाती है आपके GERD में, ये देखने के लिए कि इसका जो रिफ्लेक्स है वो करंटली मूव कर रहा है या नहीं, वो देखने के लिए हम बेरियम सोलो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एसोफेजियल एसिडिटी टेस्ट रिवील्स डिग्री ऑफ एसोफेजियल रिफ्लेक्सेस। फिर हम एसोफेजियल एसिडिटी टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कितना एसिडिटी यानी कि कितना pH मौजूद है। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स का भी एसिडिटी चेक करते हैं, उसकी भी डिग्री हम चेक करते हैं। उसके बाद आ जाता है एसोफेजियल मोमेंट्री रिवील्स एबनॉर्मल LES प्रेशर एंड स्पिस्टर इनकम्पिटेंस। एसोफेजियल की मूवमेंट देखते हैं कि लोअर एसोफेजियल स्पिस्टर पर प्रेशर कितना हो रहा है और स्पिस्टर जो है वो इनकम्पिटेंस हो रहा है या नहीं। फिर एसिड परफ्यूजन देखते हैं यानी कि बर्स्टेन देखते हैं, टेस्ट कंफर्म करते हैं एसोफेजाइटिस का कि उसमें कितनी एसिड परफ्यूजन मौजूद है। एफोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं ये देखने के लिए कि कोई पैथोलॉजिक चेंजेस तो नहीं आई आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में। 24 आवर एम्बुलेटरी यानी कि 24 आवर के लिए वो हम बायोस्कोपी करके रखते हैं pH को मॉनिटर करने के लिए कि किस वक्त कितना pH मेंटेन है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि एंटासिड देंगे उनको, जैसे एंटासिड का काम ये होता है कि वो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाती है टर्म्स है, रोलैट्स एंड मैलेंटा, ये वो ड्रग्स हैं जो कि हम एंटासिड के लिए देते हैं, जैसे नेक्सम वगैरह है। इंटरफेयर विथ मैनी ड्रग्स सो ऑलवेज गिव अलोन एंड अलाउ फॉर 1-2 आवर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अदर मेडिकेशन। ये जो है आप दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करके नहीं दे सकते, तो तब भी आप एंटासिड देंगे हमेशा तो आपने 1-2 घंटे के बाद दूसरी कोई मेडिसिन देनी है, एंटासिड के साथ कोई मेडिकेशन आपने नहीं देनी। फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या है कि इसका काम होता है ये आपकी एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। जब हिस्टामिन रिलीज होता है पेराइटल सेल से तो HCl को
रिलीज करवाता है। उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है कि ये ब्लॉक भी हो सकता है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो सकती है। तो इसलिए हम इसको देते हैं, जैसे सिमेटाडाइन है, टेगामेट एच भी है, फिमोटाडाइन है, पेप्सिड एच है, एंड नाइजिटाडाइन है, एसिड HR है, एंड रेनिटिडाइन है, जेंटेक है। तो ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि HCl यानी कि एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर डोंट एक्ट एज क्विकली एज एंटासिड। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो एंटासिड की तरह फौरी तौर पे क्विकली एक्ट नहीं करता, लेकिन ये प्रोवाइड कर देता है कि लॉन्गर रिलीफ के लिए आपकी जो एसिडिटी की डिक्रीशन है वो कम हो सकती है, और ये जो है स्टमक को तकरीबन 12 घंटे तक इसमें जो है एसिड की प्रोडक्शन कम रहेगी। अवॉइड गिविंग एट द सेम टाइम विद एनएसडी। जब आप H2 ब्लॉकर दे रहे हैं, कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, जैसे फिमोटाडाइन दे रहे हैं, तो आप उसके साथ कोई एंटासिड नहीं दे सकते। आपने बीच में 1 से 2 घंटे का गैप रखना है। प्रोटोन पंप इनिबेटर क्या होता है कि प्रोटोन पंप इनिबेटर होता है जो कि HCl की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो इसका एक्शन होता है कि एसिड प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देना और एसोफेगस को हीलिंग की तरफ लेकर आना। इसके अंदर आपकी एग्जाम्पल आ जाती है, जैसे कि लेंजोपेराजोल है, प्रिवेसिड है 24 आवर्स के लिए, ओमेपेराजोल है, प्रोलेक्स है, OTC है, जेग्रिड है, OTC है। तो इसका काम क्या होता है, PPI या स्ट्रॉन्गर एसिड ब्लॉकर्स देन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड अलाउ टाइम फॉर डैमेज एसोफेजियल टिश्यू टू हील। PPI यानी कि प्रोटोन पंप इनिबिटर, ये ज़्यादा जो है वो एसिड ब्लॉकर का काम करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है H2 रिसेप्टर के नतीजे में, क्योंकि ये अलाउ करता है कि ये आपके एसोफेजियल टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करेगा बल्कि हीलिंग की तरफ लेकर आएगा। फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होगी कि हम उसका जो हेड वाला साइज़ होगा बेड का, तो उसको हम एलिवेट कर देंगे 6 to 8 इंचज़। उसको एंटासिड्स देंगे, ईट स्मॉलर अमाउंट में उसको हम खाने के लिए देंगे। डोंट लाई डाउन राइट आफ्टर मील, खाना खाते ही आपने फ़ौरन से नहीं लेट जाना। हेल्दी वेट को मेंटेन रखना है। अवॉइड करना है उन चीज़ों से, तंबाकू से, फूड्स हाई इन फैट, उन फूड्स को अवॉइड करना है जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो। स्पाइसी फूड से अवॉइड करना है, अल्कोहल से अवॉइड करना है, कैफीन एंड चॉकलेट से अवॉइड करना है, और एक्टिविटीज़ से अवॉइड करना है जिससे आपका एब्डोमेन कंप्रेस होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, नैरोइंग ऑफ द एसोफेगस, एसोफेजियल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ओपन सोर हो सकता है एसोफेगस में, और प्री कैंसरियस चेंजेस भी हो सकती हैं आपके एसोफेगस में। फिर हम देखते हैं कि हाइटस हर्निया क्या होती है। हर्निया क्या होती है, एन इंटरनल बॉडी पार्ट पुशेज इनटू एन एरिया वेयर इट डजंट बिलोंग, इट्स कॉल्ड हर्निया। हर्निया जो है आपकी बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकती है जब इंटरनल बॉडी पार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो अपने एरिया से बाहर निकल कर आ जाएगा, तो उसको हम हर्निया कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइटस हर्निया। हाइटल हर्निया अकर्स व्हेन द अपर पार्ट ऑफ योर स्टमक बल्स थ्रू द लार्ज मसल्स सेपरेटिंग योर एब्डोमेन एंड चेस्ट डायाफ्राम, समटाइम कॉल्ड डायाफ्रामेटिक हर्निया और एसोफेजियल हर्निया। हाइटल हर्निया तब होती है जब आपका स्टमक का जो अपर पार्ट होता है वो बल्स हो जाता है लार्ज मसल्स के जरिए, लार्ज प्रेशर की वजह से, और आपके एब्डोमेन और चेस्ट यानी कि डायाफ्राम को सेपरेट कर देता है। समटाइम हम इसको कहते हैं डायाफ्रामेटिक हर्निया और एसोफेजियल हर्निया। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स दी गई हैं हाइटल हर्निया की, जैसे हाइटल हर्निया है, इनलिंगुअल हर्निया है, फीमोरल हर्निया है, इंसिशनल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, और कंसिडरेशन स्ट्रैंगुलेशन है। तो ये जैसे हाइटल हर्निया है, ये इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पर हाइटल हर्निया डेवलप हो गई है। फिर टाइप्स है इसकी, 2 टाइप्स होती हैं हाइटल हर्निया की। सबसे पहले आ जाती हैं स्लाइडिंग हर्निया टाइप 1, जिसको हम कहते हैं एसोफेगोगैस्ट्रिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इस वन इन विच द एसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन एंड अ पोर्शन ऑफ फंडस स्टमक राइड अप इनटू द थोरेसिक कैविटी। जब एसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन और जो फंडस पोर्शन होता है स्टमक का वो राइड अप हो जाए यानी कि थोरेसिक कैविटी की तरफ निकल आए, तो वो स्लाइडिंग हर्निया होता है, क्योंकि वो स्लाइड हो जाता है। दिस इज मोर कॉमन टाइप ऑफ हर्निया, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है हर्निया की, ये भी MCQs में आ सकता है। रोलिंग हर्निया में क्या होता है, इन रोलिंग हर्निया सेक लाइक पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम एंड स्टमक हर्निएट्स थ्रू इनटू थोरेक्स अलोंगसाइड एसोफेगस, यानी कि उसमें सिर्फ रोल होके उसमें सिर्फ सेपरेशन हो रही थी हर्निया की, यहाँ पर जो है रोल होके साइड में डेवलप हो गई है हर्निया। Cardiac sphincter usually remains competent, but the displaced portion of the stomach occupies space within the mediastinum and may cause respiratory distress or impaired cardiac function by direct pressure or hurt, may develop gastritis with bleeding। कार्डिक स्पिस्टर जो है वो आमतौर पर compete करते हैं, लेकिन ये पोर्शन डिस्प्लेस हो जाता है स्टमक का, तो ये अपनी जगह बना लेता है, यहाँ पर मीडियास्टिनम में जगह बना लेता है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा और आपका जो कार्डिक फंक्शन है वो भी डिसफंक्शन हो जाएगा, और कार्डिक की तरफ से डायरेक्टली तौर पर यानी कि हार्ट पर आपके प्रेशर भी पड़ सकता है, और इसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस भी हो सकता
सकता है ब्लीडिंग के साथ। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? एज रिलेटेड चेंजेस इन योर डायाफ्राम, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो डायाफ्राम में चेंजेस आती जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब जैसे एक नौजवान है, अगर वो 40 किलो का वज़न उठा सकता है, तो इसी तरीके से एक 60 साल का आदमी या 80 साल का या 70 साल का, तो वो 40 किलो का वज़न नहीं उठा सकता। तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी हर्निया डेवलप हो जाती है। इंजरी वगैरह हो गई एरिया पे, फॉर एग्जांपल समटाइम ट्रामा हो जाता है या किसी भी टाइम की सर्जरी वगैरह हो जाती है, उससे भी हर्निया डेवलप हो जाती है। बीइंग बोर्न विद एन अनयूजुअली लार्ज हाइटस, यानी कि पैदाइशी भी अगर किसी किसी को होती है। परसिस्टेंस एंड इंटेंस प्रेशर ऑन द सराउंडिंग मसल सच एज वाइल कफिंग की वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से, क्रॉनिक कफ है तो वॉमिटिंग की वजह से हो सकती है। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बाल मूवमेंट की वजह से भी हो सकती है। और एक्सरसाइज, अगर आप कोई ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम वगैरह जाके, तो उससे भी हर्निया डेवलप हो सकती है और ओवरवेट की वजह से भी हो सकती है। फिर इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हार्ट बर्निंग होगी, रिगर्जिटेशन होगी, फूड की, लिक्विड की दोबारा आपके माउथ की तरफ आएंगे, बैक फ्लो हो जाएगा स्टमक एसिड का, कि वो स्टमक एसिड एसोफेगस की तरफ आएगा, सोलो आउट करने में डिफिकल्टी होगी, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, वॉमिटिंग और ब्लड पासिंग, ब्लैक स्टूल आपको आएगा, ब्लड भी होगा उसके अंदर, वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड आ सकता है, विच में इंडिकेट, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बर्पिंग भी कर सकती है। फिर इसकी डायग्नोज हम कैसे करेंगे कि एक्सरे करवाएंगे अपर डाइजेस्टिव सिस्टम का और अपर एंडोस्कोपी के जरिए भी चेक करवाएंगे। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करवाएंगे? सिम्पोटैमिक ट्रीटमेंट करवाएंगे, सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड, जैसे हम गर्ड की ट्रीटमेंट करवाते हैं इसी तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी। एसिड रिफ्लक्स को मिनिमाइज कर देंगे। दिस इंक्लूड डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन, इसमें क्या शामिल होगा कि एसिड की सिक्रीशन को कम कर देना स्टमक में, और उन सब्सटेंस को अवॉइड करेंगे जिसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग को इरिटेशन होगी। सर्जिकल मैनेजमेंट करवाएंगे। Clients who do not respond to medical management undergo one of these surgical procedure, क्लाइंट्स जो कि मेडिकल मैनेजमेंट अंडरगो होते हैं 3 सर्जिकल प्रोसीजर को जो है वो करवाते हैं। सबसे पहले आ जाता है नेसन फंडोप्लिकेशन, जो हर्निया बाहर की तरफ निकलती है उसको दोबारा रोल अप करके यहाँ पे स्टिचिंग लगवा देना। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि अक्सर क्लाइंट्स करवा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेसन फंडोप्लिकेशन। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैसा है। क्लाइंट को हम टीच करेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे, असिस्ट करेंगे उसके वुंड को, ड्रेनेज को, मैनिफेस्टेशन यानी कि कोई इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम चेक करेंगे। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड ओवरलोडिंग इनटू द स्टमक, हम उनको ये टीच करेंगे कि आपने कम अमाउंट में खाना खाना है, चाहे आप बार बार खा रहे हैं, फ्रीक्वेंट आप ले लें लाके आपका स्टमक ओवरलोडिंग ना हो। आफ्टर सर्जरी क्लाइंट में एक्सपीरियंस गैस ब्लॉट सिंड्रोम, सो इंस्ट्रक्ट देम टू अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेजेस एज अ गैस प्रोडिंग फूड, यानी कि सर्जरी के बाद क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसमें गैस वगैरह हो रही है एब्डोमेन में, तो उनको अवॉइड करना है कि आपने कार्बोनेटेड चीज़ें वगैरह नहीं लेनी है, वो चीज़ें नहीं लेनी जो कि गैस प्रोड्यूस आपको करवा सकती हैं। क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो रिपोर्ट, अगर वो इंस्ट्रक्ट क्लाइंट करना है कि डिस्फेजिया हो, हार्ट बर्निंग हो तो हमें बता दे, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस हो या ब्लोटिंग हो या एक्सेसिव बार्बोगेमी हो सकती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप उसको बताएंगे कि आपने कम अमाउंट में खाना खाना है दिन में, ताकि आप जो है यानी कि ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं खा सकते। अवॉइड फूड्स, आपने उन फूड को अवॉइड करना है जिनकी वजह से आपको हार्ट बर्निंग हो, जैसे फैटी और फ्राइड फूड्स हो गए, टोमेटो हो गए, सॉस, अल्कोहल, चॉकलेट, मिंट, गार्लिक, अनियन एंड कैफीन, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर अ मील और ईटिंग लेट इन द डे, रात को देर तक आपने खाना नहीं खाना और खाना खाते ही आपने नहीं लेटना। ईट एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम, खाना खाने से सोने से, खाना खाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं तो आपने तकरीबन सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपने खाना खाना है। हेल्दी वेट को मेंटेन रखना है, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है और अपने बेड को एलिवेट रखना है 6 to 8 इंचीज़ सेंटीमीटर से उठा के रखना है। फिर हम देखते हैं एक्लेशिया क्या होता है। हैं कि एक्लेशिया क्या होता है। तो एक्लेशिया की सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। द टर्म एक्लेशिया मीन्स फेलियर टू रिफ्लेक्स एंड refers to the inability of the lower esophageal sphincter to open and let food passes into the stomach। एक्लेशिया में ये होता है कि ये जब स्पिंक्टर जो है वो आपका रिलैक्स नहीं होता और उसमें ये इनएबिलिटी हो जाती है लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर में कि जब वो ओपन हो जाता है तो उसके बाद वो रिलैक्स नहीं होता तो स्टमक में जो है वो फूड पास नहीं हो सकता। प्राइमरी एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस एंड इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर इन रिस्पॉन्स टू स्वallowing। यानी कि प्राइमरी एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर क्या होता है कि जब एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट इम्पेयर्ड हो जाए, वो प्रॉपर्ली तौर पर रिलैक्स ना हो लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर, तो वो प्राइमरी एसोफेजियल मोटिलिटी का एक डिसऑर्डर है।
मतलब कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या रिस्पॉन्स करता है कि उसमें स्वैलोइंग नहीं होती। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है स्टमक, एसोफेगस एंड पेरिस्टाल्टिक वेल्व में दिया गया है कि जब यहाँ पर प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो रहे, यहाँ आपके बोलस जो है वो अक्यूमुलेट हो गया है, जैसे कि तीनों फिगर में नज़र आ रहा है। तो अक्यूमुलेशन का मतलब है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपके एसोफेगस में नहीं है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। इसके कॉजेज़, एक तो सबसे पहला कॉजेज़ है अननोन, इसका कोई अननोन रीज़न है, ठीक है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और कैंसर ऑफ एसोफेगस, अगर एसोफेगस का कैंसर है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को है तो उसकी वजह से, जाहिर सी बात है फैमिली से तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो जाती है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे डिस्फेजिया मोस्ट कॉमन है, हार्ट बर्निंग, रिगर्जिटेशन होगी, जो आप खाएंगे वो आपके मुंह से ही वापस आ जाएगा, चेस्ट पेन आपको होगा, हार्ट बर्निंग होगी आपको, वेट लॉस हो जाएगा, और हेलिट्रोसिस यानी कि बैड ब्रीथ, गंदी जो हवा मतलब एक्सीट आउट करते हैं तो वो स्मेली होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट में कौन कौन से आ जाएगा, सबसे पहले बेरियम सोलो एक्सरे करवाएंगे ताकि जो ब्लॉकेज वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंडोस्कोपी करवाएंगे स्टेटस और डायलेशन की अमाउंट को चेक करने के लिए, मैनोमेट्री करेंगे यानी कि एसोफेगस पे पड़ने वाला प्रेशर, कि उस पर फूड का कितना प्रेशर है, उसके स्फिंक्टर पे कितना प्रेशर है, कब वो रिलैक्स हो रहा है, कब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे। फिर आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पर। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स हेल्प टू रिलैक्स द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम चेक करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ताकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को कैसे करेंगे कि हम उसको बीपी का लो करने की मेडिकेशंस देंगे ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाए और फूड को ईजिली स्वेलो आउट कर सकें, स्टमक तक पेरिस्टाल्स कर सकें। एंडोस्कोपिक करेंगे, एंडोस्कोपिक इंट्रास्फिंक्टेरिक इंजेक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन टू ब्लॉक एसिटाइलकोलिन रिलीज एट द लेवल ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स द स्फिंक्टर, डिनर्वेट्स रिमूवल कोलिजर्निक नर्व्स इन द डिस्टल एसोफेगस टू स्टॉप स्पैज्म। यानी कि एंडोस्कोपिक इन्फिंटेरिक इंजेक्शन देंगे, जो कि एक मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एंडोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के लेवल तक BTX, जिसको हम कहते हैं बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन, दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को की रिलीजिंग को ब्लॉक करवा देता है, एसिटाइलकोलिन को जो है ब्लॉक करवा देता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व को ट्रांसमिट करता है, जिससे अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर जो है डिस्टल एसोफेगस में कोलिजेनिक नर्व को रिमूव करके जो मसल स्पैज्म होते हैं यानी कि मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको रोकने में मदद करता है। फिर आ जाते हैं कि कोलिजेनिक नर्व्स क्या होते हैं। तो कोलिजेनिक नर्व्स वो होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाता है। जब हम एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देंगे तो इसका मतलब उन नर्व्स को ब्लॉक कर देना। एसिटाइलकोलिन क्या है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व्स के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। कोलिजेनिक नर्व के काम क्या होता है कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है, जैसे कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, जो कि कोलिजेनिक नर्व्स यानी कि हाइपर एक्टिव, अगर कोलिजेनिक नर्व ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, जो कि मसल स्पैज्म यानी कि अनकंट्रोल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में होता है कि फिर हम उसके लिए क्या देते हैं, BTX यानी कि बोtulinum टॉक्सिक इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि कोलिजेनिक नर्व्स को टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देता है, जिससे स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है और मसल्स को स्पैज्म हो जाता है। मसल स्पैज्म का मतलब ये होता है कि मसल्स में क्रैम्प्स हो जाना, इसको हम मसल क्रैम्प्स भी कहते हैं, यानी कि जब आपके मसल्स इनवॉलंटरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ख़ुद से रिलैक्स नहीं हो पाते, तो इसीलिए हम वो इंजेक्शन देते हैं। फिर इसके टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होंगे कि हम उनको कहेंगे आपने स्मोकिंग नहीं करनी, अवॉइड फूड और बेवरेजेस दैट गिव यू हार्ट बर्निंग, उन आपने खानों से अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्निंग होती है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड व्हेन ईटिंग एंड च्यू योर फूड वेल, आपने ज़्यादा पानी पीना है जब आप खाना खा रहे हो या ताकि आपका फूड जो है, और आपने अपने फूड को ईजिली और अच्छे से च्यू भी करना है, चबाना भी है। ईट मोर फ्रीक्वेंट स्मॉलर मील्स, आपने फ्रीक्वेंटली खाना खाना है और स्मॉल अमाउंट में खाना है। अवॉइडिंग ईटिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड, खाने से आपने 3 घंटे यानी कि 3 घंटे पहले आपने ये अवॉइड करना है कि खाने के फ़ौरन से 3 घंटे के बाद आप सोने नहीं जाएंगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले आपने खाना खाना होगा। अवॉइड स्लीपिंग इन अ फ्लैट पोजीशन बाय एलिवेटिंग द हेड ऑफ योर बेड सर्वाइकल इंजीज, यानी कि आपने जो है ये अवॉइड करना है कि आपने फ्लैट पोजीशन में नहीं
सोना और उसके बाद अपने हेड को जो है वो सेवरल इंचीज़ में यानी कि 6 to 7 इंचज़ जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था तो आपने एलिवेट रखना है। फिर इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एस्पायरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, एसोफिजियल परफोरेशन हो सकती है और एसोफिजियल कैंसर भी हो सकता है। फिर देखते हैं डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है। डायवर्टिकुलोसिस इज व्हेन पॉकेट सेल्स कॉल्ड डायवर्टिकुला फ्रॉम इन द वॉल्स ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डायवर्टिकुलोसिस का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन में पॉकेट नुमा कोई भी ऑब्जेक्शन का या फॉर्मेशन एब्नॉर्मलिटी का बन जाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। द इनर लेयर ऑफ योर इंटेस्टाइन पुशेस थ्रू वीक स्पॉट्स इनटू द आउटर लाइनिंग। दिस प्रेशर मेक्स देम एंड बल्ज आउट मेकिंग लिटिल पाउचेज। इनर लाइनिंग जो होती है आपके इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा वीक होने की वजह से, ज़्यादा पुश यानी कि प्रेशर पड़ने की वजह से स्पॉट्स बन जाती है उनकी आउटर लाइनिंग में। और ये प्रेशर जो है, प्रेशर से क्या होता है कि बल्क आउट बन जाते हैं। बल्किंग आउट कहते हैं किसी चीज़ में एबनॉर्मलिटी आके वो चीज़ अपनी जगह से बाहर की तरफ निकल जाती है, उसमें लिटिल पाउचेस बन जाते हैं जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है। फिर इसके कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं। लो फाइबर डाइट कॉज कॉन्स्टिपेशन विच आर डिफ़िकल्ट टू पास स्टूल एंड रिक्वायर्स मोर प्रेशर टू पास। जब आप फाइबर कम लेंगे अपनी डाइट में तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब स्टूल पास करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रेशर की नीड होगी, तो उसकी वजह से हो सकता है मसल्स वीक हो जाते हैं। ओल्ड एज की वजह से, उसकी वजह से हो सकता है। और मसल स्पैज़म स्ट्रेन यानी कि अगर खुद से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स नहीं हो पा रहे तो उसकी वजह से भी ये कॉज यानी कि डायवर्टिकुला हो सकता है। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम में क्या होगा। एब्डोमिनल पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और क्रैम्पिंग होगी, आपको बल पड़ने लगेंगे आपके एब्डोमिन में, एब्डोमिन पेन होगा आपके लोअर क्वाड्रेंट में, ब्लोटिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग होगी और फीवर भी हो सकता है डायवर्टिकुलाइटिस में। इसकी डायग्नोज हम कैसे करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, सिटी स्कैन करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे कि कोलोन में स्कोप डाल के चेक करेंगे। हम उसकी डाइट टीचिंग किस तरीके से कर सकते हैं पेशेंट की। फूड डेट हाई इन फाइबर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के हम पेशेंट को बताएंगे आपने वो फूड लेने हैं जो कि फाइबर्स जिसमें ज़्यादा हो, वो फ्रूट्स लेने हैं और वही वेजिटेबल्स लेने हैं जैसे कि लिज्यूम्स, बीन्स, फॉर एग्जांपल किडनी बीन्स हैं, कैनेलिन है, रेड किडनी बीन्स होते हैं, चिक पीस होते हैं, स्प्लिट पीस होते हैं, टोफू हो गया। होल ग्रेन्स आपने लेने जैसे कि ब्राउन राइस, क्रैक्ड व्हीट, ओटमील, रोल ओट, राई ब्रेड, वाइल्ड राइस, होल व्हीट ब्रेड, कैरियल, कैक्रस एंड पास्ता एंड टोर्टाइल्स। ये चीज़ें आपने लेनी है और उन खानों से अवॉइड करना है कि जैसे पॉपकॉर्न हो गया, पॉप सीड्स हो गया या सीसम सीड, तिल के जो बीज होते हैं, इन खानों से आपने अवॉइड करना है। ये खाने आपने नहीं खाने। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि डायवर्टिकुला के लिए आपने कौन से फूड को अवॉइड करना है, तो उन पाँचों ऑप्शन में से यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम कौन कौन सी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है यानी कि इन्फेक्टेड डायवर्टिकुला, वही डायवर्टिकुला इन्फेक्टेड हो सकता है जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद डायवर्टिकुला हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग के साथ भी डायवर्टिकुला हो सकता है। फिर हम देखते हैं एसोफिजियल कैंसर क्या होता है। एसोफिजियल कैंसर इज कैंसर दैट अकर्स इन द एसोफेगस, अ लॉन्ग होलो ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम योर माउथ थ्रोट टू द स्टमक। एसोफिजियल कैंसर एक अकर्स होता है आपके एसोफेगस में, एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है जो कि आपके माउथ, थ्रोट और स्टमक तक मौजूद होती है। एसोफेगल कैंसर डिस्क्राइब द डिजीज वेयर सेल्स दैट लाइन द एसोफेगस चेंज और म्यूटेट एंड बिकम मैलिग्नेंट। दीज सेल्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम अ मास और ट्यूमर। एसोफिजियल कैंसर में क्या होता है कि ये एक ऐसी डिजीज़ को डिस्क्राइब करता है जहाँ पर जो उसके सेल्स होते हैं, जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है उसको चेंज कर देते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं, उसको मेलिग्नेंट यानी कि यहाँ पर सेल्स जो है डेवलप हो जाते हैं, कैंसर सेल जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सेल्स जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाते हैं और एक मास और ट्यूमर बन जाता है एसोफेगस में। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एसोफिजियल कैंसर। कैंसर के यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है एसोफिजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये क्या करता है, अफेक्ट द स्क्वामस सेल एंड यूजुअली डेवलप्स विद इन द अपर एंड मिडिल थर्ड पार्ट ऑफ द एसोफेगस। स्क्वामस सेल जो प्रेजेंट होते हैं एसोफेगस में उस पर अफेक्ट करता है और आमतौर पर ये कहाँ डेवलप होता है, अपर और जो मिडिल थर्ड पार्ट होता है एसोफेगस का, वहाँ पर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कैंसर डेवलप होता है। स्क्वामस सेल डिस्क्राइब थिन फ्लैट सेल्स द लाइन एंड इनर सरफेस ऑफ द मिड पोर्शन ऑफ द एसोफेगस। स्क्वामस सेल डिस्क्राइब किए गए कि वो थिन होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि इनर सरफेस पे मौजूद होते हैं, मिड पोर्शन में होते हैं एसोफेगस के। सेकेंड टाइप आ जाती है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द
एसोफेगस अफेक्ट द डिस्टल द लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस। जो लोअर थर्ड पार्ट होता है, इसका डिस्टल पार्ट होता है एसोफेगस का, वहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। दिस टाइप ऑफ कैंसर अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स फाउंड इन दैट एरिया ऑफ एसोफेगस। जो इसका लोअर थर्ड पार्ट होता है वहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैंसर वहाँ से शुरू होता है। एसोसिएटेड विद बैरेट्स एसोफेगस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक गट एंड एक्लेशिया। और किस किस के साथ ये जो है एसोसिएट होता है, मतलब कि इसमें जो है बैरेट्स एसोफेगस भी हो सकता है, उसकी पेरिस्टालसिस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि अगर आपको क्रोनिक गर्ड है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और एक्लेशिया अगर है तो उसी की वजह से भी हो सकता है। ये जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर मिड सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पर स्क्वामस सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो इसका लोअर थर्ड पार्ट होता है यहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। इसकी इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज हैं, जैसे गर्ड है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, एक्लेशिया, हैवी स्टेडी हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वेरी हॉट लिक्विड्स। वो लोग जिनको ज़्यादा आदत होती है गर्म चाय पीने की, गर्म कॉफ़ी या कोई भी गर्म ड्रिंक वगैरह लेने की। अंडरगोइंग रेडिएशन ट्रीटमेंट टू द चेस्ट और अपर एब्डोमेन। अगर रेडिएशन चल रही है, उसकी ट्रीटमेंट हो रहा है चेस्ट का या अपर एब्डोमेन का रेडिएशन के साथ, तो वो भी एक इटियोलॉजी है, एक कॉज है। एसोफिजियल बर्न्स ड्यू टू एक्सीडेंटल और इंटेस्टिनल स्वैलोइंग ऑफ कॉजिटिक मटेरियल सच एज ब्लीच। वो लोग जो कि ब्लीच वगैरह अक्सर पी लेते हैं, जो फाइटिंग वगैरह में, ये गुस्से में, ये एक्सीडेंटल केस में अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है एसोफेगस कैंसर। साइन एंड सिम्टम इसके आ जाते हैं, डिफिकल्टी एंड पेन विद स्वैलोइंग, डिस्फेजिया। आपको डिफिकल्टी होगी और स्वैलोइंग करने में आपको पेन महसूस होगा, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। प्रेशर ऑन बर्निंग इन द चेस्ट, बर्निंग होगी, चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा। इनडाइजेशन होगी आपकी और हार्ट बर्निंग होगी, वॉमिटिंग होगी, फ्रीक्वेंट चॉकिंग ऑन फूड, बार बार आपको फूड की चॉकिंग होगी, यानी कि खाने का फंसना, सोलो आउट जब नहीं होगा। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, आपको फौरी तौर पे वेट लॉस हो जाएगा। कफिंग और हॉर्सनेस, आपकी वॉइस खराब हो जाएगी। पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन और इन द थ्रोट, ब्रेस्ट बोन के पीछे आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा और थ्रोट में भी आपको पेन होगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। फ्रीक्वेंट एंड परसिस्टेंट हिकअप्स आपको लगेंगी, हिचकियाँ जिसको हम कहते हैं। एसिड इंडाइजेशन होगी, हार्ट बर्न रेफ्लेक्सिस होंगे, डिफिकल्टी हो सकती है स्वॉलो आउट में। कॉन्स्टेंट बर्पिंग, बेल्चिंग एंड कफिंग भी हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ डिजीज़, डिपेंड करती है डिजीज़ की स्टेज पर कि किस टाइप की डिजीज़ है, किस टाइप का कैंसर है। क्लाइंट्स की कंडीशन पर, उसके प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है। अर्ली क्यूरेबल स्टेज, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ अफेक्टेड पोर्शन विद एनास्टोमोसिस ऑफ स्टमक टू रिमेनिंग एसोफेगस में आल्सो इंक्लूड रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी प्रायर टू सर्जरी। अर्ली क्यूरेबल स्टेज में हम क्या करेंगे कि सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे उस पोर्शन का, जो एसोफेगस का पार्ट, वो वाला पार्ट जो कि अफेक्टेड होगा कैंसर से, उसको हम रिमूव कर देंगे सर्जरी के लिए, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हम स्टमक के साथ अटैच कर देंगे। इसमें हम रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। मोर एडवांस कार्सिनोमा अगर होगा, ज़्यादा अगर हद से बढ़ेगा, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, पैलिएटिव थेरेपी देंगे उसको, जो कि रिस्टोरेशन करेगी न्यूट्रिशन की और हाइड्रेशन की। पैलिएटिव थेरेपी कौन सी होती है, वो ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि उसके सिम्टम्स को, और जो कि कैंसर से होने वाले सिम्टम्स, सफरिंग, उनको रिड्यूस कर सके। प्लेसमेंट करेंगे स्टेंट की, इज़ इफेक्टिव फॉर डिस्फेजिया एंड अलाउज फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन। यानी कि स्टेंट डाला जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, बलून कैथीटर की तरह, तो वहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे चेक करने के लिए। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिएशन थेरेपी इंक्लूड परफोरेशन हो जाएगी, हेमरेज हो सकता है, और आपके स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नर्सिंग केयर हम कैसे देंगे पेशेंट को, हेल्थ प्रोमोट करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि कौन कौन से रिस्क इससे एसोसिएट हैं, कौन कौन से रिस्क इसको हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, ये ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल का लेना। उसकी हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, डाइटरी हैबिट्स को मेंटेन रखेंगे, उसको फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवाएंगे, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नर्सिंग डायग्नोज क्या करेंगे, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स में इंक्लूड इंट्रल ट्यूब फीडिंग एंड पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इन हॉस्पिटल एंड होम, कि अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से वो कम ले रहा है न्यूट्रिएंट्स। एंटीसिपेटरी ग्राइविंग देंगे, यानी कि कैंसर जिस पेशेंट को होता है तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं उस कैंसर को लेके, उसकी ग्रीविंग अलग होती है, तो हम उसको भी रिड्यूस करेंगे। और जो भी उसका इनफेक्टिव केयरवे है, यानी कि रिस्क है, उसकी एयरवे क्लियरेंस नहीं है,
तो हम उसको वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली कब, जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड उसका चल रहा हो, जब सर्जरी हो जाए, तो तब हमने ख़ास ख्याल उसका रखना है। फिर कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं? कैकेक्सिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, एस्पायरेटरी निमोनिया हो सकता है, और एसोफेगस में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कैकेक्सिया किसको कहते हैं कि भूख का ख़त्म हो जाना, या एनोरेक्सिया भी हम इसको कहते हैं। फिर डिसऑर्डर ऑफ स्टमक की बात करते हैं, तो डिसऑर्डर ऑफ स्टमक में सबसे पहले आ जाता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में डेफिनेशन को देखते हैं। गैस्ट्राइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इरोशन ऑफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इट कैन अकर्स सडनली, अक्यूट और ग्रेजुअली क्रोनिक। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है स्टमक की लाइनिंग में, म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इरोजन का बन जाना, इरिटेशन का होना या इन्फ्लेमेशन का होना। ये सडनली भी हो सकता है, यानी कि अक्यूट और क्रोनिक भी हो सकता है। इसमें दो टाइप्स के गैस्ट्राइटिस होते हैं, अक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अक्यूट गैस्ट्राइटिस कौन सा होता है? डिसरप्शन of mucosal barrier allowing hydrochloric acid and pepsin to have contact with gastric tissue leads to irritation, inflammation, superficial erosion। यानी कि म्यूकोसल बैरियर का डिस्ट्रप्शन क्या है कि वो HCl को अलाउ करता है, पेप्सिन को अलाउ करता है कि वो गैस्ट्रिक टिश्यू के साथ कांटेक्ट करे, उसको इरिटेशन कॉज करवाए, इन्फ्लेमेशन करवाए, और साथ साथ सुपरफिशियल इरोजन भी डेवलप हो जाते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा रैपिडली रीजनरेट। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है बहुत तेज़ी से रीजनरेट होती है। इंसिडेंस इज ग्रेटर इन क्लाइंट्स हु आर हैवी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स। ज़्यादातर इंसिडेंस ये उन क्लाइंट्स में होता है जो कि ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। अक्यूट गैस्ट्राइटिस तकरीबन 2 से 10 दिन पहले से ही डेवलप हो जाता है। कॉज ऑफ अक्यूट गैस्ट्राइटिस कौन से हैं? जैसे कि इंजेक्शन हो जाना, कोरोसिव इन्फेक्शियस सब्सटेंस की वजह से, एस्पिरिन और एनसेड्स। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर आप लेंगे। एस्पिरिन हो गई तो वो ऑलरेडी एसिडिक होती है, जब आप लेंगे उसको तो वो स्टमक में जाके मजीद HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होगी। एसिडिटी होने की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, कैंसर की ज़्यादातर ड्रग्स को लेना, वो रेडिएशन को लेना, अक्यूट अल्कोहलिज्म लेना, फूड पॉइजनिंग की वजह से, और एक्सेसिव इस्तेमाल करना कॉफ़ी का, टी का, मस्टर्ड का, क्लोव्स, पेपरिका एंड पेपर का, काली मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। साइन एंड सिम्टम कौन से हो सकते हैं? एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगी, एनोरेक्सिया भूख का ख़त्म हो जाना, मलेस बेचैनी आपको होगी, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। इन सीवियर केसेस मलीना एंड हेमास्टेमेसिस अकर्स। मलीना कहते हैं ब्लैक स्टूल का आना, और हेमास्टेमेसिस वोमिटिंग के साथ ब्लड का आना। इफ़ कंटामिनेटेड फूड इज़ द कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, डायरिया अकर्स विद आफ्टर 5 आवर ऑफ डाइजेशन। अगर कोई कंटामिनेटेड फूड की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो डायरिया जो है 5 घंटे के अंदर अंदर डेवलप हो जाता है, जिससे गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है अक्यूट गैस्ट्राइटिस का? इनिशियली फूड एंड फ्लूइड्स आर विथ हेल्ड अंटिल नोजिया वोमिटिंग सबसाइड। इनिशियली आपने उसको फूड एंड फ्लूइड्स देने हैं जो कि नोजिया वोमिटिंग तक, ठीक है। वंस क्लाइंट टॉलरेट फूड, अगर फूड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है क्लाइंट। डाइट ऑफर इंक्लूड डी कैफिनेट टी, गेलेटिन, टोस्ट एंड सिंपल ब्लेंड टूर। ये चीज़ें आपने उसको देनी है। डी कैफिनेट टी आपने उसको देनी है, गेलेटिन, टोस्ट एंड सिंपल जैसे कि ब्रेड वगैरह हुआ, ये चीज़ें देनी है। क्लाइंट्स शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, कैफीन एंड लार्ज हैवी मील्स। क्लाइंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो ज़्यादा स्पाइसी फूड ना ले, कैफीन वगैरह ना ले और लार्ज हैवी मील्स ना ले। मेडिकेशन आप कौन सी देंगे? हिस्टामीन देंगे ताकि वो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करे, और PIP देंगे यानी कि प्रोटोन पंप इनिबिटर को रोक सके। फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कौन सा हो सकता है? डिटरमाइन बाय हिस्टोपैथोलॉजी, अपीयरेंस ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद सिम्टम्स लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। डिटरमाइन होता है हिस्टोपैथोलॉजी, इसकी क्या है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अपीयरेंस का हो जाना सिम्टम्स के साथ काफ़ी टाइम से। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इफ अनट्रीटेड में लास्ट फ्रॉम वीक्स टू ईयर्स। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये लास्ट फ्रॉम वीक्स टू ईयर्स तक कन्वर्ट हो सकता है। दिस कंडीशन अकर्स इन 3 फॉर्म्स। इसके 3 फॉर्म होते हैं, सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, आट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, हाइपरट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि रेड एंड एडमियस म्यूकोसा बन जाती है विथ स्मॉल, इसमें क्या होते हैं स्मॉल इरोजन बन जाते हैं, हेमरेज हो जाता है यानी कि ब्लीडिंग होती है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ये जो है जितनी भी स्टमक की लेयर्स होती हैं 4 लेयर्स होती हैं उसमें अकर्स होता है, डेवलप विथ अल्सर
एंड गैस्ट्रिक कैंसर, ये अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर के साथ डेवलप होता है। इनवेरिएबली प्रेजेंट इन पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया के साथ यानी कि B12 की डेफिशिएंसी के साथ। इफ कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज नंबर ऑफ पेराटाइल चीफ सेल और पैराइटल सेल की नंबर जो है उनके कैरेक्टराइज डिक्रीज हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफिक में क्या होता है, प्रोड्यूस अ डल और न्योड्यूलर म्यूकोजा विद इरेगुलर थिकेंड और न्योड्यूलर रुगाई, हेमरेज एंड अकर फ्रीक्वेंटली। डल नोड्यूल्स बन जाते हैं इसमें म्यूकोजा के साथ इरेगुलर तौर पे जो कि थिक होते हैं, नोड्यूलर रुगाई बन जाती है, हेमरेज होता है बार बार यानी कि इसमें ब्लीडिंग भी आपको होती है। कॉजेज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया यानी कि HPB यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरस की वजह से आपको PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। आफ्टर गैस्ट्रिक डिसेक्शन विद अ गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी, बाइल एंड बाइल एसिड्स में रिफ्लेक्स इनटू स्टमक एंड कॉजिंग गैस्ट्राइटिस यानी कि गैस्ट्रिक डिसेक्शन के बाद जब आपका यानी कि स्टमक जो है वो जिजिनम के साथ अटैच कर दिया जाएगा तो बाइल और बाइल एसिड्स जो होंगे वो स्टमक से में रिफ्लेक्स करेंगे जिसकी वजह से वो गैस्ट्राइटिस हो सकता है और ये ज़्यादातर ओल्डर एज में कॉमन होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस से एनोरेक्सिया होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस, हर वक्त आपको लगेगा कि खाना खाया हुआ है, डिस्पेप्सिया होगी, आपको बेल्चिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी, जो खाएंगे आपको वही एक्सक्रीट फौरी तौर पे निकल जाएगा मुंह से। वेग एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है आपको। वेग एपिगैस्ट्रिक पेन क्या होता है, वेग एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब ये होता है कि आपको डिस्कम्फर्ट और एकिंग यानी कि दर्द महसूस होता है आपके रिब केज में और आपके जो अपर एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर। फिर नोजिया वोमिटिंग आपको हो जाएगी एंड डिमिनिश एबिलिटी ऑफ स्टमक टू सीक्रेट इंस्टिस्टिक फैक्टर, इंस्टिस्टिक फैक्टर को वो स्टमक जो है इसमें ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो इंस्टिस्टिक फैक्टर को सीक्रेट करेगा। इंस्टिस्टिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं पैराइटल सेल के जरिए जो कि गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस में प्रेजेंट होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा कि माल एब्सॉर्प्शन हो सकती है विटामिन B12 की। जब B12 की विटामिन B12 की माल एब्सॉर्प्शन होगी तो उसमें क्या होगा, इनहेरिटेड होगी, डिसऑर्डर हो सकता है कि उसका B12 की डेफिशिएंसी किस लिए हो रही है, क्योंकि इंस्टिस्टिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से भी ये फैक्टर जो है वो काम नहीं करते। फिर विटामिन B12 का अगर हम देखें तो इसमें सीरम जो होता है विटामिन B12 का लेवल वो 180 mg पर ड्यूल होता है। अगर ये 180 से मतलब 180 बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन है, 180 से कम होगा तो एनीमिया हो सकता है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 200 से लेकर 900 ml पर ड्यूल तक। फिर हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, अलाउ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील टू रिड्यूस कंफर्ट। आपने कम अमाउंट में खाना खाना है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना है ताकि आप डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस कर सकें। एंटी एसिड आपने यूज़ करनी है और कुछ अदर ड्रग्स यूज़ करनी है जैसे कि PPI हो गई, H2 ब्लॉकर्स हो गए ताकि स्टमक एसिड को रिड्यूस कर सकें। इफ़ कॉज्ड बाय H. pylori इन्फेक्शन डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। अगर वो इन्फेक्शन गैस्ट्राइटिस जो है वो H. pylori इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेगा। H. pylori यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इफ़ द गैस्ट्राइटिस इज कॉज्ड बाय पर्नीशियस एनीमिया B12 विटामिन शॉट विल बी गिवन। अगर वो पर्नीशियस एनीमिया की वजह से हुआ है तो विटामिन B12 के शॉट्स हम पेशेंट को देते हैं। फिर इसकी डायग्नोस क्या है कि अपर एंडोस्कोपी के जरिए डायग्नोस करेंगे, CBC के जरिए करेंगे और सीरम विटामिन B12 की वजह से करेंगे। फूड एग्रेवेट गैस्ट्राइटिस, वो फूड जिनकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अल्कोहल है, स्पाइसी फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, इनकी वजह से अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिगर में आपको बताया गया है कि आपने उन खानों से अवॉइड करना है जैसे जिसके अंदर आ जाता है कॉफ़ी है, फिर आ जाता है आपका दूसरे पे ग्रीन टी और ब्लैक टी वगैरह, हॉट चॉकलेट और कोकाई वगैरह, एंड सेपरामेंट, परमिडेड टी, होल मिल्क एंड क्रीम, अल्कोहलिक बेवरेजेस, जूसेस जो कि ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट वगैरह के होते हैं, स्पाइसी चीज़ होती है, सॉसेज, सॉस वगैरह हो गई, हैम बेकॉन वगैरह हो गए, गार्लिक है, टोमेटो जूस है, पेस्ट है, सॉस है, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर एंड जैलपिनो और गैलरिक पाउडर या गार्लिक पाउडर, इन तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अब आपने वो खाने हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। फूड टू कंज्यूम, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, मल्टीग्रेन कैरियल्स एंड ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। एंड आपने मीट लेनी है, पोल्ट्री, फिश वगैरह इस्तेमाल करनी है। फ्रूट्स लेने हैं जिसमें पोमीग्रेनेट हो गया, किवी है, चेरी है, पीच, एप्पल, बनाना एंड प्लम। वेजिटेबल्स लेनी है जैसे कि क्लेरी लीक, पोटैटो, बारकोलाई, कैरेट, बीट रूट, कैल, स्पाइनिश, बॉटल गॉर्ड, स्कॉश एंड सी वेगीज। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, कैनोला ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल फॉर अ हेल्दी डोज ऑफ फैट्स। लेंटिल्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है, टोफू एंड बीन्स, फैट फ्री का इस्तेमाल करना है, लो फैट मिल्क एंड योगर्ट इस्तेमाल करना है, आलमंड्स हैं, हेल्दी मिल्क का इस्तेमाल करना है जो कि कॉन्स्टेंटली तौर पर अनहेल्दी फैट्स ना हो और उसमें शुगर या साल्ट वगैरह ना हो। यू शुड आल्सो मेक श्योर दैट यू ईट फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स एंड यू हेल्प गेट रिड ऑफ गैस्ट्राइटिस। आपने डिफरेंट ग्रुप से उठाना है, जैसे कि एक दफ़ा वेजिटेबल, उसी के साथ आपने एक कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ ले ली, तो इस तरीके से आपने ग्रुप से चीज़ें उठा के खानी है ताकि गैस्ट्राइटिस को रिड्यूस कर सकें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और गुड गैस्ट्राइटिस यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर डाइटिशियन। आपने फिर अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना है ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन में मालूम करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं? गैस्ट्रिक हेमरेज हो सकता है, पर्नीशियस एनीमा हो सकता है और गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। फिर देखते हैं कि अल्सर डिजीज़ क्या होता है। अल्सर डिजीज़ की डेफिनेशन है अ पेप्टिक अल्सर स्टमक और ड्यूडिनल इज अ ब्रेक इन द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस स्टमक और ड्यूडिनम। पेप्टिक अल्सर कब डेवलप होता है? जब स्टमक में, ड्यूडिनम में लाइनिंग की ब्रेकडाउन का हो जाना, स्टमक में, एसोफेगस और ड्यूडिनम में। अगर स्टमक में होगा तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, ड्यूडिनम में होगा तो ड्यूडिनम अल्सर कहलाएगा, एसोफेगस में होगा तो एसोफिजियल अल्सर कहलाएगा। पेप्टिक अल्सर कब होता है? व्हेन द लाइनिंग ऑफ दिस ऑर्गन इज इरोडेड बाय द एसिडिक डाइजेस्टिव पेप्टिक जूस दैट द सेल्स ऑफ द लाइनिंग सीक्रेट ऑफ द स्टमक सीक्रेट। पेप्टिक अल्सर तब होता है जब इन ऑर्गन्स की जो लाइन है वो किसी वजह से इरोडेड हो जाती हैं, एसिडिक डाइजेस्टिव पेप्टिक जूस की वजह से, ज़्यादातर उसकी सिक्रीशन की वजह से लाइनिंग में कोई जो है इरोडेड बन जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है, तो ये पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है। पेप्टिक अल्सर आल्सो रिफर टू एज पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये एक किस्म की डिजीज़ है, इसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कहते हैं, PUD के नाम से जानी जाती है। ड्यूडिनल अल्सर क्या है? ड्यूडिनल अल्सर हैव अ हायर इंसिडेंस कैन गैस्ट्रिक अल्सर। ये गैस्ट्रिक अल्सर से ज़्यादा हाई इंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि दीज अल्सर अकर विद इन 1.5 सेंटीमीटर ऑफ द पाइलोरस एंड यूजुअली कैरेक्टराइज बाय हाई गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ये आपके ड्यूडिनम में, यानी कि पाइलोरस का जो पार्ट होता है जो कि ड्यूडिनम के साथ अटैच होता है, वहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर तक पाइलोरस में ये हो सकता है। और ये किस वजह से होता है? ज़्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन की वजह से। फिर आ जाते हैं गैस्ट्रिक अल्सर पर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? अ गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स इन जंक्शन ऑफ फंडस एंड पाइलोरस, सम आर प्रेजेंट इन एंट्रम। गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स होता है जो फंडस का जंक्शन होता है, पाइलोरस का जो जंक्शन होता है, वहाँ पर जो एंड पॉइंट होता है वहाँ डेवलप होता है, और कुछ एंट्रम में। एंट्रम कहते हैं स्टमक का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम बॉडी भी कहते हैं। मोस्टली अकर्स इन द एज ऑफ 45 to 54 ईयर्स। ज़्यादातर ये 45 और 54 की एज में डेवलप होता है। फिर ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के डिफ्रेंशिएट क्या है? इंसिडेंस ड्यूडिनल अल्सर किस एज में हो सकता है? 30 to 60 की एज में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में। और इसका रेशो कितना है? 2:3 रेशो इन 1। और 80% पेप्टिक अल्सर ड्यूडिनल का होता है, जबकि 15% पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक का होता है। और गैस्ट्रिक अल्सर जो है 50 से और 50 से ज़्यादा एज में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में 1:1 का रेशो है। यहाँ पर जो था मेल में ज़्यादा, मेल में कम और फीमेल में ज़्यादा था। फिर इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? कि इसमें हाइपर सिक्रीशन होती है HCl की, और इसमें वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। पेन होता है आपको जब आप खाना खा लेते हैं उसके 2 से 3 घंटे के बाद, और रात में आपको इंजेक्शन फील होती है, और 1 से 2 के दरमियान आपको पेन स्टार्ट होता है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में कौन से साइन एंड सिम्टम है? कि नॉर्मली इसमें जो हाइपो सिक्रीशन होती है वो कम हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, पेन होता है आपको 1 से आधे घंटे के बाद खाना खाने के बाद, और इंजेक्शन आपको फील होती है। सम टाइम पेन जो है वो ज़्यादातर बढ़ भी जाता है। वॉमिटिंग होती है, अनकॉमन हेमरेज हो जाता है, यानी कि वॉमिटिंग के साथ ब्लीडिंग होती है। गैस्ट्रिक अल्सर में अगर मेलिना है तो मेलिना यानी कि ब्लैक स्टूल प्रेजेंट होता है, तो हेमाटेमेसिस ब्लीडिंग के साथ वॉमिटिंग भी आपको स्टार्ट हो जाती है। और इसमें वॉमिटिंग होती है, हेमरेज भी होता है। और क्या होता है कि ड्यूडिनल अल्सर में जब मेलिना होता है, यहाँ पर हेमाटेमेसिस होती है, यहाँ पर भी ब्लैक स्टूल वगैरह का डेवलप हो जाता है। फिर मैलिग्नेंसी पॉसिबिलिटी ये है कि रेयर ड्यूडिनल अल्सर जो है वो फैलता है, और ये सिर्फ ओकेजनली होता है कि ख़त्म भी हो सकता है। इसका रिस्क फैक्टर ये है कि H. पाइलोरे की सिक्रीशन की वजह से, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरे आता है तो वो अपनी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, सिरोसिस स्ट्रेस की वजह से। जबकि H. पाइलोरे की वजह से यहाँ पर भी होता है, गैस्ट्रिक अल्कोहल की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, और अगर ज़्यादा वो ड्रग इस्तेमाल करेंगे जैसे एस्पिरिन वगैरह है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, स्ट्रेस, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसके कॉजेज कौन कौन से हैं? H. पाइलोरी कैन रेज द अमाउंट ऑफ एसिड, ब्रेक डाउन द प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर
एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है वो क्या करता है, एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर की ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इरिटेशन पैदा होती है। एनसेड्स क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो केमिकल होता है, बॉडी यहाँ से केमिकल बनता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। एनसेड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और प्रोटेक्ट करते हैं आपके जो स्टमक के इनर वॉल होते हैं उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की और स्टमक एसिड की। इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से, हैव अनट्रीटेड स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो जिसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, और ईट स्पाइसी फूड लेने की वजह से। इसकी डायग्नोस क्या है, ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे ये देखने के लिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई फाइटिंग सेल वगैरह तो नहीं है, जैसे एच पायलोरी इन्फेक्शन है। स्टूल कल्चर हम करवाएंगे, एसोफेजियल गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करवाएंगे, ईजीडी और बेरियम सोलो के जरिए, ताकि उसकी अपर जीआई सीरीज भी हम देख सकें। फिर इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे कि एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन देंगे ताकि एच पायलोरी को किल कर सकें, जैसे अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिल, क्लैरिथोमाइसिन, वैक्सीन, मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजल, टेनिडाजोल, टिंडामैक्स, टेट्रासलाइन HCl एंड लिवोफ्लॉक्सिन, लिक्वावन, ये मेडिकेशन देंगे जो कि एच पायलोरी को किल कर सकती हैं, यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी को किल कर सकती हैं। फिर हम दूसरे तरीके से इसको मेडिकेशन वो भी दे सकते हैं जो कि एसिड की प्रोडक्शन को कम रोक सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं और हीलिंग की तरफ लेके जा सकती हैं, जैसे PPI हो गया, प्रोटॉन पंप इनिबिटर मेडिकेशन में आ जाता है, ओमेप्राजोल, प्रिलोसेक, लेंजोप्राजोल, प्रीवेसिड, राबिप्राजोल, एसिफेक्स, एसोमेप्राजोल, नेक्सम एंड पेंटोप्राजोल, प्रोटोनेक्स। फिर मेडिकेशंस हम वो दे सकते हैं जो कि एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं H2 ब्लॉकर्स, जिसको हिस्टामीन भी कहा जाता है। इसमें आ जाता है रेनिटिडाइन, जेंटेक, फिमोटिडाइन, पेप्सिड, सिमिटिडाइन, टेगोमेट HB एंड नेजिटिडाइन एसिड HR। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ में क्या होगा कि आपने चूज़ हेल्दी डाइट, आपने हेल्दी डाइट को इस्तेमाल करना है जिसके अंदर फ्रूट्स हों, स्पेशली विटामिन A और विटामिन C होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए। वो खाना आपने नहीं खाना जिसके अंदर विटामिन कम हो, और वो जो है आपकी बॉडी को हीलिंग की तरफ बहुत कम लेकर जा सकती है। आपने कंसीडर करना है उन फूड को जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स हो, जैसे कि योगर्ट है, एज चीज़ है, माइजो है एंड स्क्वारकॉट है। और आपने कंसीडर करना है स्विचिंग पेन रिलीवर्स लेनी है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्मोक नहीं करनी, लिमिट और अवॉइड अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, और अपनी नींद को भी पूरा करना है। इससे कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है, ब्लीडिंग आपको हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है आपके, जब आप पैसेज वे यानी कि स्टमक जो है वहाँ पर कोई भी पैसेज वे जो होता है, जैसे कि स्टमक से फूड हमारा आता है, स्टमक के अंदर फूड कहाँ से आता है, एसोफेगस से आता है, तो वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि स्टमक कैंसर क्या होता है। स्टमक कैंसर में सबसे पहले आ जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर बिगिंस इन द सेल लाइनिंग द म्यूकोसल लेयर एंड स्प्रेड थ्रू द आउटर सेल इज एज ग्रो। ये कहाँ से शुरू होता है, जो म्यूकोसल लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये शुरू होता है आउटर लेयर तक, और ये मजीद फैलता जाता है। स्टमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। मोस्ट अबाउट 90 to 95% कैंसर ऑफ स्टमक आर एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो पार्ट मैंने बताया था, तो वहाँ पर ज़्यादातर 90 to 95% कैंसर डेवलप होता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कि एच पायलोरी की वजह से ज़्यादा हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, बीइंग ओवरवेट और ओबीस की वजह से, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन अगर फैमिली में किसी को है, आ डाइट हाई इन स्मोक पिकल और साल्टी फूड, अगर आपने ज़्यादा भुना कुटा खाना खाया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे जिसमें आ जाता है रोस्ट ब्रोस्ट टिक्का एंड चिकन वगैरह। स्टमक सर्जरी फॉर एन अल्सर, स्टमक की सर्जरी करवाते हैं अल्सर के लिए, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी एक रिस्क फैक्टर है। पर्नीशियस एनीमिया है या गैस्ट्रिक पॉलिप्स बन जाते हैं आपके स्टमक में। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। फिर कॉजेज कौन कौन से हैं स्टमक कैंसर के, स्मोकिंग है, ओवरवेट है, ओल्डर अडल्ट में ज़्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री में होता है, मैन इंटू वुमेन सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, और आपने वो डाइट नहीं लेनी जो कि स्मोक्ड हो, पिकल्ड हो, साल्टी फूड हो।
साइन एंड सिम्टम इसके कौन कौन से हैं, जैसे कि डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन का हो जाना, अर्ली सैटिस्फाइटी का मतलब होता है कि हर वक्त आपको फुलनेस का फील होना कि आपने खाना खाया हुआ है, वेट लॉस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस और डिक्रीज एपिटाइट, भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ब्लोटिंग हो जाएगी, जो आप खाएंगे वही आपके मुंह से वापस आ जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसकी असेसमेंट फाइंडिंग हम कैसे करेंगे, पल्पेट करेंगे, पल्पेबल मास ढूंढेंगे, एसाइड्स एंड हेमाटोमेगाली, इनलार्ज फीवर, एसाइड्स कहते हैं पेट में पानी का भर जाना, और इनलार्ज फीवर की वजह से, हेपाटोमेगाली की वजह से भी हो सकता है। Palpable nodules around the umbilicus called Sister Mary Joseph's nodules are a sign of GI malignancy, usually a gastric cancer. Palpable nodules बन जाते हैं अम्बलाइकल के इर्द गिर्द। सिस्टर मेरी जोसेफ्स नोड्यूल का मतलब ये होता है कि मेटास्टेटिक लेशंस बन जाते हैं जो कि अम्बलाइकल से और उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिन और पेल्विक रीजन तक पहुँच जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टर्स मेरी जोसेफ्स नोड्यूल, जो कि GI मैलिग्नेंसी का काम करते हैं। तो ये इसको भी हम फाइंड करेंगे असिसमेंट के ज़रिए, और ये भी गैस्ट्राइटिस कैंसर कॉज करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे, या तो हम इसको टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे, प्रॉपर्ली तौर पर उसको रिमूव कर देंगे। इफ़ कैंसर डिफ्यूज बट इज लिमिटेड इनटू द मिड पोर्शन ऑफ द स्टमक, द इंटायर स्टमक इज रिमूव्ड अलोंग विद ड्यूडेनम। अगर कैंसर जो है वो डिफ्यूज है यानी कि लिमिटेड है कि सिर्फ मिड पोर्शन में है स्टमक के, तो इंटायर स्टमक जो हमारा स्टमक होगा उसका हम बीच वाला पार्ट रिमूव करके उसको ड्यूडेनम के साथ अटैच कर देंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द GI ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय एनास्टोमोसिस एंड द एंड ऑफ द जिजिनम टू एंड ऑफ द एसोफेगस एंड अ प्रोसीजर कॉल्ड एसोफेगोजिजिनिस्टोमी। अगर रिकंस्ट्रक्शन होगी GI ट्रैक्ट की तो एनास्टोमोसिस करेंगे, सर्जिकल करेंगे यानी कि सर्जरी करेंगे उसकी, और जो जिजिनम का एंड होगा और एसोफेगस का जो एंड होगा उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये प्रोसीजर हमारा कहलाएगा एसोफेगोजिजिनिस्टोमी, यानी कि स्टमक वहाँ पर नहीं होगा, जो खाना आएगा फिर वो डायरेक्टली एसोफेगस से जिजिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर स्टमक के साथ ये अटैच है, अगर ये पार्ट इसका रिमूव कर दिया जाए तो ये डायरेक्टली इसके साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद एनास्टोमोसिस टू ड्यूडेनम बिलरोथ 1 गैस्ट्रोड्यूडेनिस्टोमी। अगर पार्शियली तौर पर इसको गैस्ट्रेक्टोमी किया जाएगा यानी कि हाफ पार्ट अगर स्टमक का कट करेंगे एनास्टोमोसिस सर्जरी के साथ, तो बिलरोथ 1 में क्या होगा कि हम जो दो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका अपर वाला जो पार्ट होगा उसको ड्यूडेनम के साथ अटैच कर देंगे, तो ये बिलरोथ 1 में किया जाएगा। बिलरोथ 2 में क्या किया जाएगा कि उसको जिजिनम के साथ अटैच कर देंगे पार्शियली तौर पे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और MCQs में ये आता है कि बिलरोथ 1 में आपने ड्यूडेनम के साथ अटैच किया है, बिलरोथ 2 में आपने जिजिनम के साथ अटैच किया है। जैसे कि ये बिलरोथ 1 है और ये बिलरोथ 2 है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है। फिर नर्सिंग डायग्नोज इसकी कैसे होगी कि एंजाइटी रिलेटेड टू द डिजीज़ एंड एंटिसिपेटेड ट्रीटमेंट। एंजाइटी है उसको उस डिजीज़ से रिलेटेड, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी से रिक्वायरमेंट से कम ले रहा है न्यूट्रिशन, अक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्यूमर, जो भी ट्यूमर वगैरह बन गया है उसमें अक्यूट पेन हो रहा है, ग्रीविंग रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, उसके क्या ख्यालात हैं उस कैंसर से लेकर, डेफिशिएंट नॉलेज है उसको खुद की केयर एक्टिविटीज़ के बारे में। फिर हम प्लानिंग करेंगे, गोल्स देखेंगे कि हमारे क्या गोल्स हैं, हम उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, न्यूट्रिशन को ऑप्टिमल लेवल पर लेकर जाएंगे, पेन को रिलीव करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे डायग्नोस की, और एंटीसिपेटेड लाइफस्टाइल हम उसका चेंज करेंगे। फिर आ जाता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, रिड्यूस एंजाइटी बाय प्रोवाइडिंग रिलैक्स नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर। हम उसको वो माहौल देंगे जहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई एंजाइटी वगैरह ना हो, प्रॉपर्ली तौर पर वो रिलैक्स होना चाहिए। उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको हम प्रमोट करेंगे, पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो स्मॉल अमाउंट में खाना खाए, चाहे वो फ्रीक्वेंटली तौर पर यानी कि बार बार ले ले, ताकि उसको कोई इरिटेशन वगैरह फील ना हो, लेकिन जो वो खाना खाए वो कैलोरीज में ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर विटामिन ए शामिल हो, विटामिन सी शामिल हो, और आयरन भी होना चाहिए, जो कि उसके टिश्यू रिपेयरेंस को इन्हेंस कर दे, उसको बढ़ा दे, ताकि प्रॉपर्ली तौर पर वो रिपेयर हो जाए। रिलीविंग पेन के लिए हम उसको जो एनाल्जेसिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी, एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर मेडिकेशंस को, तो हम उसको वो देंगे, और उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी के लिए हेमरेज हो सकता है यानी कि ब्लीडिंग का हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हर वक्त आपको फुलनेस फील होगी, एटलैक्टिस भी हो सकता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। फिर देखते हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS।
अब ये क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट एंड रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एंड स्टूल पेन इरेगुलरिटीज। यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा सिम्टम है कि ये कैरेक्टराइज किया जाए, यानी कि आपके एब्डोमेन में पेन होगा और जो आपका स्टूल पैटर्न है वो इरेगुलर हो जाएगा। अब इस पर 3 क्लासिफिकेशन है, IBS विद कॉन्स्टिपेशन, IBS विद डायरिया, IBS विद मिक्स। यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन की एक ऐसी सिम्टम है कि जिसमें आपको एब्डोमेन पेन होगा, स्टूल का पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, या आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है और समटाइम दोनों भी हो सकते हैं। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर है और प्रायर गैस्ट्रोएंटाइटिस है और स्पेसिफिक फूड इंटॉलरेंस है। जैसे कि स्ट्रेस की वजह से, फूड सेंसिटिविटी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से, ड्रग्स की वजह से, पोस्ट सर्जरी की वजह से क्या होगा? मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन की मोटिलिटी में फ़र्क आएगा, जो कि आपकी IBS कॉज करवा सकता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर आ जाता है इसके कौन कौन से कॉज हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी आपके इंटेस्टीन में और ये नर्वस सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट करेगा। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्रैम्पिंग एंड ब्लॉटिंग। उसके बाद आ जाता है एक्सेसिव फ्लैचुलेंस। एक्सेसिव फ्लैचुलेंस का मतलब होता है ज़्यादा एक्सक्रीट होना, एयर का ज़्यादा एक्सक्रीट होना रेक्टली तौर पर, और ब्लॉटिंग हो सकती है। कंटिन्यूस डेफिकेशन, आपको हर वक्त अर्जिंग फील होगी डेफिकेशन के लिए, अर्जेंसी एंड सेंसेशन आपको हो सकती है इनकम्प्लीट इवाक्यूएशन की वजह से, और टेनेस्मस और स्ट्रेनिंग भी हो सकती है, जो कि एक एब्डोमेन की प्रॉब्लम है। फिर इसकी डायग्नोज हम कैसे करेंगे? द की टू एक्यूरेट डायग्नोसिस इस थ्रू हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो एक्यूरेट हम जिसकी डायग्नोज कर सकते हैं वो किसके ज़रिए कर सकते हैं? हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सिम्टम बेस्ड क्राइटेरिया फॉर IBS हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेफर टू एज रोम क्राइटेरिया। जो इसका सिस्टम बेस होता है क्राइटेरिया IBS का, वो एक स्टैंडर्डाइज है और रेफर्ड किया गया है रोम क्राइटेरिया पर। तो रोम 2 क्राइटेरिया में क्या क्या आ जाता है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट or pain at least 12 weeks, not necessarily consecutive within 12 months, that has at least 2 of the following characteristic। एब्डोमिनल आपका डिस्कम्फर्ट होगा कम से कम 12 हफ्ते के लिए, और इससे क्या होगा कि 12 महीने तक एटलीस्ट, यानी कि आपने कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो अप करना है, यानी कि रिलीफ विद डेफिकेशन, ऑनसेट एसोसिएटेड विद अ चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, स्टूल फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, ऑनसेट एसोसिएटेड विद अ चेंज इन स्टूल अपीयरेंस, स्टूल अपीयरेंस में भी चेंजिंग आएगी। फिर हम इसके मजीद एडिशनल टेस्ट करवाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सिग्मोडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिटी स्कैन एंड स्टूल DR फॉर अकल्ट ब्लड। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? फाइबर सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को, जिसमें आ जाता है पिसिलियम, मेटाम्यूसिल, इस्पागोल देंगे हम फ्लूइड्स के साथ, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो कंट्रोल रहे। एंटी डायरियल मेडिकेशंस देंगे, OTC जैसे कि लोपरामाइड है यानी कि इमोडियम, ताकि डायरिया को कंट्रोल कर सके, और एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस देंगे, जैसे कि आ जाता है डाइक्लोमाइन। बेंटाइल कैन इनिबिट बाउल मोटिलिटी को इनिबिट करेगा, स्पैज्म से रोकेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से रोकेगा। यह आपने खाना खाने से पहले देनी है। फिर इसकी जर्नल IBS डाइट कौन सी है जो कि रिकमेंड की गई है? ईट लेस फेट, आपने कम अमाउंट में फेट खाना है। ईट लेस शुगर, कम अमाउंट में शुगर लेनी है। ईट मोर फाइबर एंड और टेक अ फाइबर सप्लीमेंट, आपने फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फाइबर सप्लीमेंट ज़्यादा लेनी है। वो खाने जिसके अंदर फाइबर पाया जाता है, वो वेजिटेबल्स जिसके अंदर फाइबर प्रेजेंट हो सकता है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अवॉइड फ्राइड फूड से आपने अवॉइड करना है, जैसे कैफीन है, स्पाइसी फूड है, अल्कोहल है। अवॉइड फूड्स दैट कैन वर्सन गैस, उन खानों से अवॉइड करना है जो कि गैस को करवा सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, बारकोली है, केल है एंड ब्रसल स्प्रोट्स एंड बीन्स है। इन खानों से आपने अवॉइड करना है। ईट स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स, आपने कम अमाउंट में खाना खाना है, चाहे आप बार बार खा लें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपने ज़्यादा पानी पीना है। और लैक्टोस यानी कि फ्रूट में वो फ्रूट जिनके अंदर ज़्यादा शुगर पाई जाती है, उनसे आपने अवॉइड करना है। इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होगी? एक्सपेरिमेंट विथ फाइबर के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि फाइबर क्या करता है। फाइबर हेल्प रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन बट आल्सो कैन वर्सन गैस
and cramping, try slowly increase the amount of fiber in your diet over a periods of week with foods such as whole grains, fruit, vegetables and beans. A fiber supplement might cause less gas, bloating than fiber rich food. फाइबर क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को तो रिड्यूस करता है लेकिन ये गैस भी करवा सकता है। तो गैस के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने खाने के लिए एकदम से फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना कि आपने ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, इवनिंग में भी आप उस सिर्फ और सिर्फ फाइबर ले रहे हैं, इसकी वजह से आपको गैस भी हो सकती है। तो आपने वीक में, काफ़ी दिनों में, हफ्तों में जाके आपने फाइबर का इस्तेमाल मतलब कि इंक्रीज़ करना है। जैसे कि अगर आप इस हफ्ते में अगर कोई ऐसी वेजिटेबल ले रहे हैं जिसमें फ़ाइबर है तो नेक्स्ट वीक में आपने उसको फ्रूट्स के साथ भी ले लेना है, होल ग्रेन्स आपने ले लेनी है नेक्स्ट वीक। इस तरीके से आपने उसको बढ़ाना है। फिर रेगुलर टाइम्स में आपने देखना है कि डोंट स्किप मील्स, आपने खाने को स्किप नहीं करना। एंड ट्राई टू ईट अबाउट द सेम टाइम, और आपने कोशिश करनी है कि आप सेम टाइम में खाना खाएं ताकि आपकी जो बॉल फंक्शन है वो रेगुलेट रहे। इफ़ यू हैव डायरिया, अगर आपको डायरिया है, यू मे फाइंड देन ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में खाना खाएं, फ्रीक्वेंट अमाउंट में खाएं ताकि आपको बेटर महसूस हो। बट इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने लार्ज अमाउंट में फाइबर लेनी है ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकें और आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को हेल्प कर सकें कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। फिर एक्सरसाइज आपने रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज हेल्प रिलीव डिप्रेशन को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है, स्टिमुलेट करती है कि आपकी बॉडी का, आपके इंटेस्टाइन का नॉर्मल फंक्शन वो प्रॉपर्ली हो, और हेल्प करती है कि आप अच्छा महसूस करें खुद से। और अपने एक्सरसाइज के लिए आपने अपने डॉक्टर से मालूम करना है कि किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। बाकी के जितने भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।